जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 44 में। तो आज के इस लेक्चर 44 यानी कि 44वें लेक्चर में हम सिविल सर्विस एग्जाम 2027 के लिए वैदिक एज को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम वेदों को पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वेदों को लिखा गया है, किस प्रकार से श्लोकों को लिखा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जो भी वेद में श्लोक लिखे गए हैं उनको हम श्लोक नहीं कहते हैं, उनको हम ऋचाएँ कहते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि श्लोक उनको कहते हैं जो हस्तलिखित होते हैं, इंसानों के द्वारा लिखे जाते हैं, लेकिन वेदों को अपरुषेय माना गया है। दैट मीन्स कि ये जो है किसी एक ईश्वरीय शक्ति या जो कह लीजिए डिवाइन पावर या मतलब किसने लिखे हैं इसके बारे में जो है मतलब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं। ठीक है, कोई कुछ बताता है। हालांकि आप बस इतना मान लीजिए कि इंसानों के द्वारा नहीं लिखे गए, इसलिए इनमें जो लिखे गए श्लोक हैं उनको हम श्लोक नहीं कहेंगे, ऋचाएँ कहेंगे। तो इस लेक्चर में हम सारे कुछ जो है चीज़ों को जानने वाले हैं। ये लेक्चर 2 पार्ट में होगा। आज हम ऋग्वेदिक एज पढ़ाएंगे कल जो है हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी में याद दिलाता हूँ। तो आप जो है ये आज 44वां लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर आप देख के आइए, अदरवाइज आपके भेजे में कुछ नहीं घुसेगा। मैं सिंपल से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कहानी कहाँ चल रही है। मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी 1900 में ख़त्म हो गई थी। कैसे ख़त्म हुई थी तो उसके बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, ना हम जानते ना तुम जानते। सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि जवाब दिया ही ना जाए, बस कहानी को उधर उधर घुमाते रहो। यानी कि 50 थ्योरी बता दो कि इस तरीके से ख़त्म हुई। ठीक है, कोई तुमसे एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, ना तो पूछने वालों को पता है ना हमें पता है। तो 1900 में जो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके पीछे कई थ्योरी हैं, वही आपको लिखना है जो हमने बताई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है कोई ऐसा पता नहीं चला, बहुत दिन सुना पड़ा रहा। उसके बाद क्या हुआ, एकदम आगमन होता है 1000 BC तरफ। याद रखिएगा 1000 BC, मैं 1000 BC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 1500 BC, 1500 BC। तो 1500 BC से लेकर के 1500 BC से लेकर के 1500 BC की मैं जब बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है जीरो के पहले। हिंदी में समझो, अगर मैं टोटल सालों की अगर बात करूं, ईयर्स की बात करूं, तो कितना हो जाएगा, 1500 इधर रख लो, 2026 इधर रख लो, 2026 और 15 कितना हुआ, 1500। तो ये हुआ लगभग जाकर के 3526 साल। ठीक है, तो 1500 BC में आपकी क्या शुरू होती है, ऋग्वेदिक एज। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था, ऋग्वेद। ठीक है, और इसी के बारे में अगर आप देखिए, अगर आपको वेदों का ज्ञान नहीं है तो फिर आप हिंदुज़म को नहीं समझ सकते हो, आप जो है कुछ भी नहीं समझ सकते हो अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है। ठीक है, बाकी जो है लड़ते रहिए। ठीक है, डिबेट देखते रहिए, दिमाग खराब करते रहिए। पढ़ ले कुछ नहीं पड़ेगा, ना तो उन्हें कुछ पता है। ठीक है, 2-4 ऐसे मूर्ख बैठा दे जाएंगे डिबेट में आकर के, फिर तुम लड़ते रहो। जो ऋग्वेद जो है, ठीक है, वो 1500 BC तरफ से जो है शुरुआत इसकी हुई थी। अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। 1000 BC से शुरू होता है आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब शुरू होते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि सर ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। देखो यूपीएससी अपने सिलेबस में क्या लिख के रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब कुछ भी पूछ देगा। मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, 2026 का ही क्वेश्चन है। आपने सुना होगा क्षेत्र पत्नी, तो क्षेत्र पत्नी जो है वो कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है, अथर्ववेद से। समझ रहे हो, अथर्ववेद इज टॉक अबाउट मैजिकल पावर, यानी कि वो मैजिक चमत्कार के बारे में बात करता है अथर्ववेद, और उसमें रोगों के बारे में भी लिखा गया है। तो जहाँ पे मैजिक की बात होगी, जहाँ पे चमत्कार की बात होगी, वहाँ पे वुमेन की बात होगी, वहाँ पे महिलाओं की बात होगी। इसलिए जो क्षेत्र पत्नी है, आप लगिए ना, शब्द ही लग रहा है कि वाइफ वाला, मतलब कोई जो है वुमेन यानी कि फीमेल टाइप का वर्ड है, तो इसलिए जो है अथर्ववेद से रिलेटेड था। तो बिल्कुल मैंने तत्कालिक एग्जांपल धर दिया आपके सामने कि 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाद में देखेंगे क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। और अगर आप 2025 या 24 तरफ देखें तब भी पूछा गया था, हॉर्स को यूज को लेकर के पूछा गया था, क्या पहनते थे। तो वो सारी चीज़ें आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे पता है क्या क्या पूछा जा चुका है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऋग्वेद मैंने आप क्या बताया, 1500 BC से ऋग्वेद की शुरुआत होती है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, जिसमें से कुछ जो है पहले लिखे गए, कुछ बाद में लिखे गए हैं। अभी उस पर भी बात करेंगे। 1500 तरफ से जो है, यानी कि मान के चलिए कि वैदिक एज शुरू हो रही है। अब वैदिक एज है क्या, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो है 1000 BC तरफ आपके 3 वेद बचे हुए, वो और आ जाते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए यहाँ पे जो 1000 है, यहाँ पे लोहे की खोज हो रही है, आयरन। ठीक है, ये आयरन को थोड़ा सा याद रखिएगा, आयरन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोहे का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि आयरन की खोज, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉपर की। ठीक है, कॉपर, फिर ब्रॉन्ज मैंने बताया था, लेकिन जो लोहे की खोज हो रही है 1000 BC में हो रही है। अब आपको सर लोहे का क्यों इतना ध्यान दे रहे हो, देखिए लोहे का ही पूरा खेल है। आज आप दुनिया की इंडस्ट्री देख लीजिए, वो सब किस पे टिकी हुई है, लोहा हटा दो, चला लोगे ट्रेन, चला लो कुछ भी नहीं चलेगा। लोहा इज द इस आयरन इज द बैकबोन ऑफ द एनी इंडस्ट्री एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो ये चीज़ जो है आपको समझ आना चाहिए कि सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं, ऋग्वेद की, और उसके बाद हम बात करेंगे, वो कल के चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं, ऋग्वेद की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये वैदिक शुरू कहाँ से होती है।
ठीक है। कौन मतलब वेद ऐसे लिखने उसके दिमाग में एकदम आगे आकर के कि जो है हमें वेद लिखना है, वेद लिखना है, लिखना चालू स्टार्ट कर दिया। मतलब कहाँ से सब उत्पत्ति, कहाँ से मतलब चीज़ें आ गई। देखो, इसको हम वैदिक एज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 वेद की रचना की गई है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सवाल ये है कि इनको लिखा किसने है, ठीक है। कौन लोग थे, कौन विद्वान लोग थे जिन्होंने इनको लिखा। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं कि अपरुषय हैं, यानी कि ईश्वर ने लिखा हुआ है, डिवाइन पावर ने लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे। और आखिर इनमें जो है किस प्रकार की चीज़ें लिखी गई उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कई लोग डिबेट करते रहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जैसे अगर आप एससी कैटेगरी के लोग या जिनको गांधी जी ने हरिजन कहा है, या कुछ लोग जो है जिनको दलित कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीडर्स उनके द्वारा जो कहा जाता है, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों मानते हैं, इनको बुरा मानते हैं, ठीक है, उनका क्या इसके पीछे आर्गूमेंट है, तो उनको भी समझेंगे। डिबेट क्या है अम्बेडकर और जो है गांधी के बीच में, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको क्लियर होने वाला है। तो देखिए, हड़प्पन कल्चर वाज फॉलोड बाय द अनदर ग्रेट सिविलाइजेशन एंड कल्चर नोन एज वैदिक एज। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, हड़प्पा वाला लेक्चर कल था, ठीक है, आज मैं वैदिक की बात कर रहा हूँ। तो हड़प्पा के बाद जैसे खत्म हुआ वैसे आपका जो है ट्रांजिशन शुरू हो गया वैदिक कल्चर में। वैदिक एज जो थी वो वेदों के बारे में थी। यानी कि वेद कैसे हैं, वेद लिखे गए हैं ना, टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब होता है जो लिखा गया है, ठीक है। टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 टेक्स्ट होते हैं। एक टेस्ट मतलब स्वाद, एक टेस्ट मतलब परीक्षा, एक टेस्ट मतलब जो लिखे गए हैं, रिटन, ठीक है। However, archaeology sources have also supplemented the text, not comprehensively. Indo-Aryans are believed to be composers of Vedic text. देखिए, इनको जो लिखा है ना वो इंडो-आर्यन ने लिखा है। अब ये इंडो-आर्यन कौन थे? इंडो-आर्यन अब ऐसे मान के चलिए, ठीक है, जैसे 2 ब्रांचें थी, ठीक है। एक जो है यूरोप चली गई थी और एक इंडिया आ गई थी। इसलिए आप देखो, जब कभी वर्ड में देखोगे तो वर्ड में बहुत सिमिलरिटी मिलती है। जैसे मदर, माता, ठीक है, आप देख रहे हो मामा, तो ये कैसे लग रहा है। मतलब बहुत सारे वर्ड अगर आप देखोगे संस्कृत और इंग्लिश के, वो सेम नहीं, मतलब सेम नहीं, बिल्कुल सेम नहीं कर सकते हो, बट उनका ओरिजिन अगर देखोगे तो वो सेम ऐसा ही होता है। समझ रहे हो? इस चीज़ को कभी आप बैठ के देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा। तो इंडो आर्यन ने जो है इन वेदों को लिखा है। अभी इंडो आर्यन कहाँ से आए, ठीक है, ये कहाँ से मतलब जो है, तो इसके बारे में अलग अलग थ्योरी हैं। फिर मैं बता दूँ इसके बारे में, ना मैं जानता हूँ, ना तुम जानते हो, ना पूछने वाला तुम्हारा जानता है, सिर्फ थ्योरी है। वो थ्योरी तुम्हें भी पता करनी है, बस उसी को लिख के चले आना है। सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि आप जवाब ही ना दें, ठीक है। इंडो आर्यन बिलीव टू बी कंपोजर ऑफ वैदिक टेक्स्ट, यानी कि वैदिक टेक्स्ट को लिखने वाले इंडो आर्यन थे। द टर्म इंडो आर्यन इज बेसिकली अ लिंग्विस्टिक टर्म। इंडो आर्यन जो है वो एक लिंग्विस्टिक टर्म है। आप इसको पहले समझिए। 4 दरअसल वेब थी, ठीक है, इंडो आर्यन, ठीक है, तिब्बतो बर्मन, द्रविड़ियन, तो ऐसे करके जो है 4 वेद थी। तो इंडो आर्यन एक प्रकार का क्या है, लिंग्विस्टिक टर्म है, ठीक है। जो इंडो ईरानियन ब्रांच है, यानी कि भारत के ऊपर ही तो ईरान पड़ता है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। तो इंडो ईरानियन जो ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच कौन सी थी, दूसरी ब्रांच थी इंडो यूरोपियन फैमिली। तो ये दोनों ब्रांच थी, एक ऊपर चली गई यूरोप की ओर, एक नीचे आ गई, ठीक है। इंडो यूरोपियन और इंडो ईरानियन, ठीक है। और वही ईरानियन वाला ही इंडिया में आया है। बात को समझिए ना, ईरान के नीचे क्या है, इंडिया तो है। ऋग्वेद कंपोजर डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्य। जो ऋग्वेद को कंपोज करने वाले अपने आप को क्या कहते थे, आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब जैसे हिटलर ने देखो इसी चीज़ का यूज किया है, समझ रहे हो। जैसे आपको किसी पीढ़ी को मारना है, ठीक है, खत्म करना है, तो आप श्रेष्ठ का यूज कीजिए। हिटलर कहता था कि यू आर सुपीरियर क्लास, और जो को मरवा दिया, पूरा जीनोसाइड करवा दिया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मतलब भड़काना पड़ेगा जनता को। जनता को भड़काने का तरीका क्या है, या तो हिंदू मुस्लिम में बांट दो, उसमें नहीं बांट पा रहे हो तो फिर क्या करो कि रेस पे बांट दो कि तुम जो है फला कास्ट के हो। कास्ट का मतलब क्या होता है, वननेस, समझ रहे हो। ये सब पॉलिटिकल टर्म्स हैं जिनको जो है जनता को गुमराह करने के लिए। जनता क्यों गुमराह हो जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो। तो तुम्हें यूज़ किया जाएगा टूल किट के तौर पर, बढ़िया। तो ऋग्वेद जो है वो आर्यों के द्वारा जो है लिखे गए हैं। और आर्य जो है ये कल्चरल एथनिक टर्म है, ठीक है। और ये शब्द जो है आर से मिलके बना हुआ है, आर, एआर का मतलब होता है कल्टीवेट। जो लोग कृषि करते थे, कल्टीवेट करते थे। लिटरली मीनिंग की अगर बात की जाए तो ये जो है कंपेनियन है या किंसमैन है, ठीक है। संस्कृत में इनका जो है संस्कृत में जो है इनको न्यू कमर्स के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि नए लोग जो है भारत में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले भारत में देखो जो लोग रहते थे, ठीक है, याद रखिए जो भारत में पहले लोग रहते थे, एक थोड़ी ये भी है कि जो भारत में पहले लोग रहते थे उनको दलित बना दिया गया, और जो बाहर से आए वो इंडो आर्यन हो गए या इंडो आर्यन हो गए। जैसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा 10 राजन वार, ठीक है, पांडव, पांचाल,
आपने सुनी होगी युद्ध महाभारत और श्री कृष्णा में शायद आपने। तो क्या हुआ कि जो बाहर से लोग आए, ठीक है, उन्होंने यहाँ के जो भारत के पहले से लोग रह रहे थे इनको मारा कूटा, ठीक है, और इनको जो है अपने सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन बना लिया। तो जो लोग यहाँ के अधीन हो गए, जो गुलामी करने लगे उन लोगों की, वो क्या बन गए? दलित बन गए, ठीक है। तो दलित जो थे वो असल में असली इंडियन थे, और उनको जो है बाहर से जो ब्रांच आई उसने जो उनको दबा दिया और उनको कह दिया कि तुम्हारी गुलामी करो। तो उनको ही जो है आज हम दलित कहते हैं। ये एक थ्योरी है, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है अपनी बुक में बताते हैं, ठीक है। मैं थ्योरी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो किसी ना किसी की कहानी बता रहा हूँ। मैं आपको बताता भी रहूँगा कि मैं कहाँ कहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं है और ना मेरा काम है ये बताना, मैं कोई स्टूडेंट तो हूँ नहीं। तो आर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेट करना। और मैंने आपको क्या बताया कि जो आर्य थे वो न्यू कमर्स थे, यानी कि नए लोग थे जो बाहर से आए थे भारत में। कहाँ से आए थे अभी उसकी बात करेंगे। तो वो जब भारत में आए तो भारत में जो पहले से लोग रह रहे थे उनको जो है मारा कोटा, उन पे जो है कब्जा कर लिया, यानी कि तो हमारी गुलामी करो, और उनको जो है एक अलग टाइप के वर्ड से सुशोभित कर दिया जिसको कहते हैं दलित या शूद्र, ठीक है। उनको हमने बना दिया और हम बन गए श्रेष्ठ, यानी कि हम चूंकि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है हम श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे ताकतवर हैं, हम तुमसे लड़ लेंगे, ठीक है। ऐसा जो है अगर आप देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उसमें भी जो है इस प्रकार का आपको जिक्र देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। There is still no consensus on the origin homes of the Aryans and different theories are postulated which further continue the debate। देखिए यहाँ पे जो है एक डिबेट बहुत बड़ी रहती है इसमें कि हम माने कैसे कि कहाँ से आए। जैसे इसमें देखो आपको ज़्यादा बेजामारी नहीं करनी है, किसी को नहीं पता है कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, सब अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी पे देख लेते हैं कि कहाँ से आए आखिर, मतलब इसे कहाँ से एकदम प्रकट हो गए, अवतार हो गया, क्या हो गया, ठीक है। इस पर देखते हैं। देखो पहली थ्योरी तो ये कोई कहता है कि यूरोपियन थ्योरी मतलब यूरोप से आए हैं, ठीक है। इनका होमलैंड क्या है? वो यूरोप होमलैंड था, यूरोप से ही आए थे। और ये थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये थ्योरी क्या करती है कि जो लिंग्विस्टिक टर्म है, जैसे भाषा जो होती है ना, लैंग्वेज में भी पावर होती है। आप कहोगे सर इसमें कहाँ से पावर आ जाएगी? शब्दों में बड़ी पावर होती है, ठीक है। शब्दों का पूरा खेल होता है। हिटलर ने देखो पूरा खेल पलटा शब्दों के दम पे, बड़का करके, समझ रहे हो? तो ये कला होती है, आर्ट होती है। तो इन्होंने क्या किया कि लिंग्विस्टिक जो टर्म होते हैं उनको जो एनालिसिस किया। हमने यूरोप के टर्म उठा के देखे, इंडिया को उठा के देखे। जब हमने देखा कि इंडिया के जो टर्म्स हैं और जो यूरोप के टर्म्स हैं उनमें तो सिमिलरिटी दिख रही है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है कहीं ना कहीं यूरोप से हम लोग आए हों, यानी कि जो आर्यंस जो भारत में आए थे वो यूरोप से आए हों। अच्छा ऐसा कैसे हमने कह दिया? ऐसा हमने इसलिए कह दिया क्योंकि जो संस्कृत के वर्ड है ना, जैसे मैत्री, पितृ, ठीक है, तो मैत्री पितृ ये बिल्कुल सिमिलर है किसके? लैटिन वर्ड के। लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? मैत्री को कहते हैं मातृ पितृ का मतलब है माता पिता, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो लैटिन वर्ड में इनको क्या कहते हैं? मैटर, पैटर। तो आप देखिए ना सिमिलरिटी है, वर्डों में सिमिलरिटी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये यूरोप से आया हो, ठीक है। इसी प्रकार से एक चीज़ और है कि जो हिट्टाइट लैंग्वेज है, हिट्टाइट जो लैंग्वेज है जो टर्की की है वो सिमिलर है। जैसे हमारे देवता कौन होते हैं? इंद्र देवता, जिनका हमेशा सिंहासन खतरे में पड़ा रहता है। तो इंद्र देवता की अगर बात की जाए तो इंद्र देवता जैसे हमारे वेदों में लिखे गए हैं वैसे आपको देवता एक मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? हिट्टाइट जो लैंग्वेज है ना उसमें इनार जो है INAR, तो वहाँ पे भी जो है इनार जो देवता है वही बिल्कुल इंद्र वाले देवता है हमारे वेदों के जैसे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरोप से आए हो। देखिए ये जो थ्योरी करने वाले हैं, अच्छा ये थ्योरी दे कौन रहा है? ये दे रहे हैं सर विलियम जोन्स, ठीक है, गिल्स, श्रोएडर, पी नेरिंग, मॉर्गन। पूछेगा आपसे कैसे? आपसे ऐसे पूछ देगा कि यूरोपियन थ्योरी जो है वो इनमें से किसने नहीं दी है। मान लो आपके सामने 4 नाम रख दिए, ठीक है, और आपसे एक हटा दिया और पूछ दिया कि ये कहाँ का है, तो तुम फंस जाओगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लो यूरोपियन थ्योरी जो है वो किन किन लोगों ने दी। तो सर विलियम जोन्स, गैल्स, श्रोएडर, पी नेरिंग और मॉर्गन, ठीक है। तो देखो ये क्या थे? ये सब अंग्रेज हैं, ठीक है, ये कोई हिंदी वाले नहीं हैं। तो इनके कहीं ना कहीं देखो अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज सीधी सी बात, देखो आप पहले चीज़ों को समझो। ऐसे देखो बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं पढ़ना है। ये क्यों ऐसी थ्योरी दे रहे होंगे जरा बताओ? यूरोपियन थ्योरी क्यों दे रहे होंगे? यूरोपियन थ्योरी वो इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि इन्हें रूल करना है भारत पे, और भारत पे अगर रूल करना है तो इन्हें दिखाओ, क्या दिखाओ कि तुम जो है अल्टीमेटली हमारे जैसे हो, समझ रहे हो? तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, भाईचारा टाप, ठीक है। अच्छा भाईचारा बना के रखोगे तो बढ़िया से लूट पाओगे, समझ रहे हो? अगर तुम इन्हें ये दिखा दोगे तुम अलग हो हम अलग हैं तो फिर काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी को लूटने का?
जैसे मोदी जी हर जगह जब जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारा जो है कश्मीर से बड़ा रिश्ता रहा है बहुत दूर से, मतलब वो जहाँ पे भी जाते हैं अपना एक रिश्ता रिलेशन निकाल देते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि जिससे जो है पीपल टू पीपल कनेक्ट बने। ठीक है, जैसे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलने लगेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलने लगेंगे, बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में बोलने लगेंगे। तो ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसका यूज जो है बहुत सारे लीडर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो फिर जो है भावना में बह जाओगे तुरंत। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो लैंग्वेज जो है वो मैंने क्या बताया कि लैंग्वेज में सिमिलरिटी है। दूसरी चीज़ और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि जैसे सूर्य है, मारुत है, आपको पता है कि सूर्य देवता होते हैं, एक मारुत देवता, मारुत मतलब वायु देवता, शायद वायु, ठीक है, एयर से रिलेटेड, हवा। तो उनका जिक्र हमें कासाइट मेसोपोटामिया के जो इंस्क्रिप्शन है ना उनमें भी देखने को मिलता है, और वो बिल्कुल वही देवता है जो भारत में वैदिक एज में सूर्य और मारुत देवता है। यानी कि मेसोपोटामिया में क्या मिल रहा है, और फिर हमें जो है टर्की में हिट्टाइट लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है इंद्र, और मैत्री और पितृ जो वर्ड है वो हमें लैटिन वर्ड में मैटर और पीटर के जैसे लिखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि यूरोपियन लोग ही भारत में आए हुए थे आर्यन बन के। तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई, बड़ी बढ़िया लगी होगी कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब दूसरी थ्योरी के ऊपर चलो। दूसरी थ्योरी है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी, तो सेंट्रल एशियन थ्योरी कौन किसने दी थी? ये दी थी मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर देखिए एक बहुत बड़ा विद्वान है, ठीक है, उसको विद्वान कम कहो, और पता नहीं वो कहाँ पर बैठ के जो है किताबें लिखता था। ठीक है, तो उसकी बुक का एक नाम है जर्मन लव। ठीक है, और हिटलर ने क्या यूज किया है आपको पता है कि हिटलर ने अपने झंडों में किसको यूज किया था? स्वास्तिक को। आप हिटलर को देखिएगा, हिटलर बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, ठीक है, हालांकि उसने अत्याचार इतना किया, तो कैसे उसने स्वास्तिक को यूज किया। हिटलर के आप सब झंडे में देखिए स्वास्तिक जो हिंदू धर्म का है ना उसको यूज किया है। तो मैक्स मूलर जर्मन का था, जर्मनी का था। और ये थ्योरी देने वाले एक व्यक्ति और भी हैं जिनका नाम है ई मेयर और हर्जफेल्ड। इनके बारे में कुछ नहीं जानना है, बस इनके नाम याद कर लो। ठीक है, बस इतना काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, सेंट्रल एशियन थ्योरी देखो क्या कहती है। सेंट्रल एशियन थ्योरी कहती है, क्या कहती है? ये कहती है कि हमने क्या किया, सेंट्रल एशिया के जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ा, फिर भारत के टेक्स्ट को पढ़ा, और जो हमने लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप, देखिए भाषा का बड़ा योगदान होता है, पहले बात समझ लीजिए हमारी। जैसे आप देखोगे भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे भारत में कहा जाता है कि 4 कोस पे वाणी बदले और 8 कोस पे पानी। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन बोलियां बहुत अधिक हैं। बोलियां का मतलब ये हुआ जाकर के भाषा एक ही होती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी हर जगह बोली जाती है, लेकिन उसकी बोलियां बना दी। ठीक है, गुजराती में चले जाओ तो केमछे, ठीक है, राजस्थान में चले जाओ तो खंबागड़ी, ठीक है, बंगाली में चले जाओ तो आमी तमाके, ठीक है, वहाँ पे ओ लगने लगता है। ऐसे जो है पूरे भारत में अगर बात करोगे, ठीक है, कोलम्बा है, तो ऐसे जो है पूरे भारत में जो है तमाम तरीके की लैंग्वेज आपको देखने की मिलती हैं, तमाम तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम लैंग्वेज का स्टडी करें, देखो जैसे मान लो कोई लोग है, उनके बारे में बताना चाहते हो तो उनकी लैंग्वेज सिमिलरिटी है तो आदमी तुरंत समझ जाता है। जैसे तुम किसी की बात सुनो तुम भाषा समझ जाओगे कि आदमी है कहाँ से। ठीक है, तो भाषा बड़ा रोल प्ले करती है। लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप, यही बात जिन्ना को नहीं समझ भाई, उसने पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनाया और आज भी देखो बर्बाद है, समझ रहे हो। तो यही होती है कि सिर्फ पढ़ना नहीं, हिस्ट्री को है उससे समझना है। ठीक है, हिस्ट्री एक मृत विषय नहीं है, हिस्ट्री आपको सीखने को देती है जो आप गलतियाँ भविष्य में नहीं दोहराओगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने ईरानियन टेस्ट को स्टडी किया और इंडिया के टेस्ट को स्टडी किया, फिर उनके बीच हमने रिलेशनशिप पता करने की कोशिश की कि संबंध उनके बीच में क्या है। ठीक है, तो वो सिर्फ संबंध वर्ड का नहीं था, वो संबंध कॉन्सेप्ट का भी था। ये एक बड़ी बात है, मतलब सिर्फ जो है वर्ड का संबंध नहीं है, कॉन्सेप्ट का भी संबंध है। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल एशिया से लोग आए हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ईरानियन टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है, सेंट्रल एशियन टेक्स्ट में देखने को मिलता है HOS। ठीक है, जैसे हत हिंदू, अब देखिए ना वर्ड क्या है, हत हिंदू, तो H को जो है S से रिप्लेस कर दो। भारत में S कहा जाता है सप्त सिंधु, आपने सुना होगा सप्त सिंधु का रीजन ये भारत में है, और ईरान में क्या मिलता है, हप्त हिंदू। तो ये देख रहे हो वर्ड में सिमिलरिटी है, हप्त हिंदू सप्त सिंधु, यानी कि H को बस S से रिप्लेस करना है और वर्ड वही बन जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से आए हो सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लीजिए, मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, अहुरा, अहुरा को जो है आप H को S से रिप्लेस कर दो, असुरा हो जाएगा। असुर तो हमारे यहाँ पे यूज होता है। फिर और भी एग्जाम्पल लो, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, हौमा, हौमा में क्या करो S लगा दो, सोमा, तो सोम जो है आपको पता है कि एक प्रकार का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता था जिसको जो है पिया जाता था, कंज्यूम किया जाता था। दैट मीन्स ऋग्वैदिक पीपल जो है वो फर्मेंटेशन के बारे में भी जानते थे, साइंटिफिक केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है।
ठीक है। अल्कोहल वगैरह कैसे बनती है, उसी से बनती है। ये अल्कोहल नहीं होती, पहले एक बात समझ लो, सोम जो है वो अल्कोहल में हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक टाइप का, मान लो रेड बुल टाइप का, बस वही पीते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर है दाहा। दाहा, दाहा का मतलब क्या होता है? दाह का मतलब में एच हटा दो, एस लगा दो, दास। तो दास तो आपको हम लोगों को पता है कि दास क्या होता है, दास मतलब गुलाम, स्लेव, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें देखी कि सेंट्रल एशियन के जो टर्म्स हैं वो भारत के टर्म्स से तो बिल्कुल सिमिलर मैच कर रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं कि जो आर्यंस थे वो भारत में सेंट्रल एशिया से आए हो। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, लेकिन ये कहानी, आगे बढ़ो, दूसरी कहानी देखो। अगली जो कहानी है वो है आर्कटिक रीजन थ्योरी। आर्कटिक रीजन थ्योरी यानी कि ये लोग हो सकता है कि आर्कटिक से आए हो। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिनका नाम आपने कई बार जो है सुना होगा। इनका शायद एक स्लोगन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध, नहीं छोड़िए हटाइए, वो शायद दूसरे का है। तो बाल गंगाधर जो तिलक है, ठीक है, वो जो है थ्योरी दे रहे हैं कि ये लोग आर्कटिक से आए होंगे। इनका जो घर है वो कहाँ है? आर्कटिक। अब जिनको आर्कटिक नहीं पता वो तो पता ही होना चाहिए, सबसे नॉर्थर्न पार्ट है आर्कटिक, जहाँ पे 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब ये सवाल है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, मतलब इनका रात में क्या सपने में आया कि ऐसा लगता है हमें कि आर्कटिक से आए होंगे और इनकी बात को किताब में लिख दिया गया होगा? नहीं, इनका भी एक आर्गूमेंट है। इनका आर्गूमेंट ये है कि आर्यंस हमेशा 6 महीने रात और 6 महीने दिन के बारे में बोलते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है आर्कटिक से आए हो, ये इनका कारण है, समझ रहे हो? तो ये बात ये बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है। एक थ्योरी और है कौन सी थ्योरी है? बस तुम्हें थ्योरी जाननी है, समझ रहे हो, ज़्यादा हिस्टोरियन नहीं बनना है। तिब्बत थ्योरी, कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए होंगे, ठीक है, तिब्बत से। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका एक स्लोगन था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। अब कुछ लोगों को तो बड़ा एकदम कष्ट हो जाता है कि ऐसा कैसे कह सकते हो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। अच्छा, जिन लोग जो है, एक बात थोड़ा समझ लीजिए, जैसे एक डिबेट बहुत बड़ी रहती है कि वेदों में तो ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा कैसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो? ये तो जो है हमारे इधर खिलाफ है, उधर खिलाफ है। देखो कब क्या होता है, जैसे एक बात समझो, जब तुम स्कूल जाते होगे तो हमेशा टीचर से पढ़ा जाता है। कोई ऐसा तो नहीं होता कि तुमने मैथ की किताब ले ली, खुद लगाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बहुत बड़े तीरंदाज हो तो भले लगा लो, ठीक है। वैसे जहाँ तक हमें पता है तहाँ तक तो जो है पहले तो टीचर ही पढ़ाता है, फिर जो है तुम समझते हो जा करके। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, देखो सिर्फ शब्द पढ़ लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो जाते हो, ठीक है। शब्द तो कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ लिया, समझाने का जो तरीका, समझने वाली जो बात है वो सिर्फ टीचर ही बता सकता है, समझ रहे हो? तो कई मूर्ख क्या करते हैं भारत में, वो क्या करते हैं कि ऋग्वेद खोला और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो? खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आप किसी से नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे वो कौन सा श्लोक है, ढोल गवार शुद्ध पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ठीक है। तो उसको लेकर के वहाँ एकदम बवाल फैला देते हैं। तो उसकी मीनिंग को समझने के लिए आपको एक उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसने उस चीज़ को जिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन करप्शन फिर भी कर देते हैं, भ्रष्टाचार तब भी कर देते हैं। ज्ञान बड़ा है, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा, लेकिन भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ज्ञान होना और प्रैक्टिकल होना, दोनों में फर्क है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि जो मन में है, जो वाणी में है और जो कर्म में है, वो एकदम सटीक हो, तब आप रियल इंसान बनोगे। अब तुम देख रहे हो कि तुम जो है, पता था तुम्हें कुछ नहीं, तुमने एकदम ऋग्वेद खोला और तुमने बुराई करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के लोगों से मेरा कहना है कि सर्वप्रथम आप उस मार्ग पे चलें, तत्पश्चात जो है उसका अगर अनुसरण करेंगे तो जो है आपको उसका ज्ञान सही होगा और सही अर्थ आप निकाल पाओगे। अदरवाइज जो है तुम सिर्फ ऐसे गलत सलत उल्टा सीधा मीनिंग जो है उसका निकालते रहोगे और हाथ में तुम्हारे कुछ ना लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये मीनिंग समझना सबकी बात की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो तिब्बत थ्योरी क्या कहती है? तिब्बत थ्योरी ये कहती है कि जो ओरिजिनल होम है आर्यंस का वो तिब्बत है, ठीक है, क्योंकि वेदों में जो है इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन थ्योरी के बारे में। तो इंडियन थ्योरी क्या है? इंडियन थ्योरी बात करती है कि ये सब इंडिजीनियस हैं। इंडिजीनियस का मतलब ये हो जा करके कि भारत के ही कॉन्टिनेंट से ये लोग आए थे, ठीक है, भारत के ही लोग हैं, ठीक है। और इसके लिटरेरी एविडेंस हमें वेदों में देखने को मिलते हैं। तो आर्य कहाँ रहते थे? आर्य रहते सप्त सिंधु रीजन में, जैसा कि वेदों में भी लिखा हुआ है कि आर्य कहाँ लिखा रह रहे हैं, आर्य रह रहे हैं सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु का मतलब जो ऊपर में जो है 7, ठीक है, सिंधु रीजन, तो उसको जो है इन्होंने बताया सप्त सिंधु, 7 नदियों पे स्थित थे ये। तो ये तो वेदों में लिखा गया है, यानी कि इंडिया ही ओरिजिन है। फालतू में हम दुनिया का डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट इनकी इंडियन ओरिजिन वाली थ्योरी कौन देते हैं? तो ये थ्योरी देते हैं संपूर्णानंद और AC दास, ठीक है, सप्त सिंधु रीजन। गंगानाथ झा बताते हैं ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश कहाँ पे था? तो था गंगा और यमुना के तट पे। LD काला,
LD काला कश्मीर बताते हैं, RV पांडे मध्य प्रदेश बताते हैं। तो ये अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी बातें बताते हैं कि इनकी थ्योरी का ओरिजिन कहाँ रहा होगा। संस्कृत की अगर बात की जाए, ठीक है, संस्कृत की अगर बात की जाए तो उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकेबल्स हैं। यानी कि संस्कृत में जो है आपको यूरोपियन जो टर्म्स हैं, जैसे इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, तो इंडो, हालांकि वो इंग्लिश सिर्फ नहीं है, इंडो यूरोपियन, ठीक है, वो और लंबी लैंग्वेज, तो इंडो यूरोपियन जो टर्म है वो हमारे इंडिया में संस्कृत में देखने को मिलते हैं, ठीक है, मदर माता। इट हैड ग्रेटर कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस देन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज। यानी किसी अदर यूरोपियन लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज से जो है, अदर यूरोपियन लैंग्वेज से ज़्यादा जो है इंडो यूरोपियन के जो वोकेबल हैं, जो यूरोपियन के जो वोकेबल हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया के मैच करते हैं। द सैक्रिफाइशियल रिचुअल ऑफ वैदिक आर्यन पॉइंट टू दियर इंडियन ओरिजिन। यानी कि जो सैक्रिफाइशियल रिचुअल है, जो कर्मकांड है, वो भी जो है वैदिक आर्यंस के इंडियन ओरिजिन में जो है वो मिलते जा करके हैं, ठीक है, इंडिया में ही उसके ओरिजिन मिलते हैं जो रिचुअल है। द जियोग्राफिकल डेटा फाउंड इन द ऋग्वेद फिट इन द जियोग्राफी ऑफ पंजाब एंड नेबरिंग रीजन। जो ऋग्वेद में डेटा मिलता है जियोग्राफिकल, यानी कि जो ये कहाँ से आए हैं, तो वो डेटा बिल्कुल जो है इंडिया के पंजाब वाले इलाके में फिट होता है, क्योंकि वहीं पर सप्त सिंधु रीजन है। द रिवर हिम्स इन द ऋग्वेद मेंशन द नेम ऑफ द रिवर ऑफ द रीजन। तो रिवर के जो, देखिए कई सारी रिवर की लेकर के ऋग्वेद में हिम्स है। हिम्स मतलब जैसे श्लोक या ऋचाएँ कह लीजिए, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ ऋचा कहोगे, तो वो कई सारी ऋचाएँ जो है वो रिवर का नाम लेती हैं। तो जब रिवर का नाम लेती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो रिवर तो भारत की है, तो हो सकता है इंडियन ओरिजिन हो। फ्लोरा और फाना जो मेंशन किया गया है वेदों में, वो हिमालय का रीजन का मेंशन किया गया है। यानी कि इनका ओरिजिन कहाँ है, इंडिया ही इनका ओरिजिन है, ठीक है, भारत ही इनका ओरिजिन है। तो ये माना जाता है, जो डोमिनेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड जो व्यू है वो दोस्तों आज का ये माना जाता है कि जो आर्यन इन्वेजन था, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं मानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन मतलब लोग जो है बाहर से भारत एक लहर के रूप में आए, एक वेव की फॉर्म में आए, धीरे धीरे करके भारत आते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया और मार कुटाई करके जो है कब्जा कर लिया करके, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इन्वेजन नहीं हुआ है। मोस्टली लोग यही मानते हैं, ये मानते हैं कि एक सीरीज ऑफ इमिग्रेशन चला, मतलब एक एक करके धीरे धीरे लोग आते रहे और सेटल होते रहे इमिग्रेंट के तौर पे। और कहाँ सेटल होते रहे, सप्त सिंधु रीजन में। ये दोस्तों सप्त सिंधु बहुत ध्यान रखिएगा, क्यों, 2026 का दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से यहीं से आया है, 2026 का, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सप्त सिंधु जो है वो जो रीजन है, ठीक है, आपको पता है कि सिंधु जो है वो एक नदी है, ठीक है, आर्यन के हिसाब से। तो सप्त सिंधु रीजन आपको पता है कि भारत में ही है, वहीं पे लोग बसे आकर के थे। ये आप देख रहे हो सप्त सिंधु रीजन ये है, ये जो इंडस रिवर है ना उसी को सिंधु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये सब जो नदियाँ हैं, 7 नदियाँ हैं टोटल यहाँ पे, सरस्वती, ठीक है। तो 7 नदियों का जो रीजन है भारत में उसी को हम सप्त सिंधु कहते हैं, जिसमें नदियाँ आपकी कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। और इनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी का मतलब हॉर्स चॉरियट, इनके पास रथ थे, घोड़ों वाले रथ थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, मतलब इनके पास घोड़ों वाले रथ थे, घोड़े थे। अब ये पहली बार घोड़ों का आगमन हो रहा है। यूपीएससी हैव आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, यहीं से पूछ चुका है यूपीएससी, जस्ट यही पूछा है। तो रीजन जो है, अगर सप्त सिंधु की रीजन की अगर हम बात करें तो ये 7 नदियों से मिलकर बना था। 7 रिवर्स जो है यहाँ पे ड्रेन करती थी, जिसमें से अब यहीं से क्वेश्चन पूछा है। अगर ये देखो तुम हमारी बुक पढ़े होते तो तुम्हारा क्वेश्चन 2026 वाला क्लियर हो जाता, ठीक है। कैसे, देखो जो 7 नदियाँ हैं उनमें 7 नदियाँ कौन सी हैं, झेलम, ठीक है, जिसको हम बतिस्ता कहते हैं, ब्यास जिसको हम बिपाशा कहते हैं। ये नाम याद कर लो बेटा, यहीं से 2026 क्वेश्चन पूछा है। यानी कि 2026 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं वैदिक से, और जिसको हो सकता तुम नहीं देख रहे होगे इस वीडियो को, हो सकता जब देख रहे होगे तो तुम नुकसान पहुंचा चुके होगे, बहुत दूर की बात, क्योंकि नौटंकी जो है ज़्यादा पसंद आती है यूट्यूब पे, पढ़ो करो नौटंकी। तो झेलम जो है, बतिस्ता, और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आपको अगर लग रहा है कि आज ही मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, एक बार मैंने और हिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ब्यास, बिपाशा, चेनाब का नाम था अस्किनी, रवि का नाम था पुरुषनी, सतलज का नाम था सुतुदरी, और सरस्वती का नाम था गग्गर आकरा, ठीक है। तो ये जो है 7 रिवर थी, इन्हीं को हम सप्त सिंधु कहते थे, ठीक है। ये कहाँ फैली थी, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक ये फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ पे रेयर मेंशन ही मिलता है हमें किसका, यमुना का। यमुना का जो इम्पोर्टेंस है वो पता कब हो रहा है, यमुना का इम्पोर्टेंस हमारा मेडिवल एज में हो रहा है।
और गंगा का इंपॉर्टेंस कहाँ है? तो गंगा का इंपॉर्टेंस है एंशियंट पीरियड में, समझ रहे हो? प्राचीन भारत में हमारा गंगा का ज़्यादा महत्व मिलेगा, और मेडिवल पीरियड में यमुना, दिल्ली कहाँ पे है? यमुना पे है। और इन्हीं दोनों संस्कृतियों को मिला दो तो गंगा जमुना तहजीब बन जाती है। याद आया? गंगा यमुना तहजीब तो कैसे बनी है? एंसेंट इंडिया गंगा की, और जो है मेडिवल इंडिया यमुना की, तो गंगा जमुना तहजीब इसी को कहते हैं। जब वो दोनों संस्कृतियाँ मिली, एक गंगा वाली यमुना वाली, मेडिवल और एंसेंट, तो बनी क्या? गंगा जमुना तहजीब। तो यमुना जो है वो 2 बार मेंशन हुई है, मात्र 2 बार, 2 टाइम्स। गंगा सिर्फ 1 बार, ठीक है? ये बात आपको याद होनी चाहिए। ऋग्वेदिक आर्यन ने, ऋग्वेदिक आर्यन जो है यमुना और गंगा तरफ थे नहीं, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं आपको सीक्रेट बात बताऊँ ना, तीसरा क्वेश्चन और भी आप लिख सकते हो। एक थर्ड क्वेश्चन और पूछा था प्लेस्टोसीन एज से, तो वहाँ पे गंगा का नाम लिखा गया था। तो दोस्तों गंगा तो वैदिक एज में है ही नहीं, गंगा कहाँ पे है? ठीक है, मतलब गंगा जो है उसका वहाँ पे लोग नहीं बस रहे हैं, यमुना और गंगा पे नहीं बस रहे हैं। यमुना का सिर्फ 2 बार जिक्र है, गंगा का 1 बार जिक्र है। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे रहे नहीं है, लेकिन इसका मेंशन है, समझ रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे 2026 का तीसरा क्वेश्चन जो प्लेस्टोसिन वाला था, उसका भी यहाँ पे योगदान है। सोचिए 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे हैं। आप इंपॉर्टेंस समझिए पहले इस चैप्टर की, आवाज़ से नहीं, बहुत पुरानी इंपॉर्टेंस की रही है। लोग इसको अक्सर समझते हैं क्या ही इसमें आएगा, तो यूपीएससी को थोड़ा पूछेगा जब तुम पढ़ के जाओगे, समझ रहे हो? तो देखिए, ठीक है, तो बहुत ही रेयर मेंशन मिलता है यमुना और गंगा का, क्योंकि ऋग्वेदिक एज में जो है ये लोग ऊपर हैं, वे सप्त सिंधु रीजन में है। तो ऋग्वेदिक कल्चर की बात कर लीजिए, इसको अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है? और ये बात याद रखिएगा। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है माइग्रेशन का, वो कहाँ से आता है? एंड्रोनोवो कल्चर। एंड्रोनोवो कल्चर कहाँ था? एंड्रोनोवो कल्चर था साउथर्न साइबेरिया में। दिस कल्चर फ्लरिश्ड इन द सेकेंड मिलेनियम बीसी। सेकेंड मिलेनियम बीसी में जो है ये फ्लरिश हुआ था। कहाँ पे? सेकेंड मिलेनियम बीसी में जो है ये कल्चर फ्लरिश हुआ था, ठीक है, साउथर्न साइबेरिया में। एंड्रोनोवो कल्चर। फ्रॉम हियर पीपल मूव्ड टू द नॉर्थ ऑफ हिंदू कोस्ट। तो यहीं से लोग जो है हिंदू कोस्ट के नॉर्थ की ओर जो है मूव करना लोग स्टार्ट हुए थे, जिस जगह को हम कहते हैं बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ से जो है ये इंटर में हुए थे भारत में, यानी कि नॉर्थ साउथर्न साइबेरिया से नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, और नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश वाले रीजन को कहते हैं बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, और वहाँ से माइग्रेट हुए हैं भारत की ओर। तो ये माइग्रेशन की जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एंड्रोनोवो कल्चर से मिले हैं, जो कहाँ था? साउथर्न साइबेरिया में था। एविडेंस जो हॉर्स के मिले हैं, घोड़े के मिले हैं, और स्पोक्ड व्हील के मिले हैं, फायर कल्ट के मिले हैं, क्रीमेशन के मिले हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आर्यंस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। वो भी जो है इसी रीजन में मिले हुए हैं, ठीक है, एंड्रोनोवो कल्चर में। तो एक अलग प्रकार की बात हो रही है। इसके अलावा आर्टिफैक्ट ऑफ सिरेमिक्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि मूवमेंट जो लोगों का था वो सेंट्रल एशियन रीजन से साउथ एशियन रीजन में हुआ था। सवाल समझ में आई? तो ये दोस्तों जो है एंड्रोनोवो कल्चर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, ठीक है, इसे बाई चांस कभी पूछा दे। तो अर्ली वैदिक जो लिटरेचर है या ऋग वैदिक कल्चर है, ठीक है, जिसमें जो है ऋग्वेद संहिता आती है और अदर टेक्स्ट ऑफ फैमिली आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फैमिली बुक्स, ठीक है। तो जिसमें ऋग्वेद संहिता, जैसे दरअसल क्या है कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में लिखा गया है, 10 मंडल हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें कई फैमिली बुक्स हैं, ठीक है। तो वो जो है कुछ
पुजारी होते थे, ठीक है, उनकी फैमिली को जो है एट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, जैसे विश्वामित्र, अत्रि और गृत्समद, वशिष्ठ, भारद्वाज, ठीक है। तो ये जो ऋषि थे इनको लेकर के जो है कुछ फैमिली बुक्स बनाई गई हैं, ये ऋग्वेद में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। लेटर वैदिक लिटरेचर या लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो बुक लिखी जा रही हैं, सबसे पहले जो फैमिली बुक्स लिखी गई थी ऋग्वेदिक की, वो क्या लिखी गई थी? वो सबसे पहले सेकंड से लिखना स्टार्ट हुई थी, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 यहीं तक, ये सबसे पहले लिखी गई थी ऋग्वेद में। और उसके बाद जो बाद में है वो फर्स्ट 8, 9 और 10 बाद में लिखी गई हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाद में लिखी गई है 1, 8, 9 और 10 नंबर वाली ऋग्वेद संहिता की, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीस्ट को लेकर, पोस्ट जो सीयर थे, पोएट्स थे, जैसे विश्वामित्र, अत्रि, गृत्समद, वशिष्ठ, भारद्वाज, इनको लेकर के पहले जो है फैमिली बुक्स लिखी गई थी, जो सेकंड से लेकर के 7 तक जाती हैं। उसके बाद फर्स्ट 8, 9, 10 ये बाद में लिखी गई, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मणाच, कुछ अरण्यकाच, कुछ उपनिषद जुड़े होते थे। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हर वेद के साथ आपको एक ब्राह्मणाच मिल जाएगा, एक अरण्यकाच मिल जाएगा, एक उपनिषद मिल जाएगा, एक संहिता मिल जाएगी। ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, हर वेद की 4 चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो संहिता, कोडिफिकेशन, दूसरा ब्राह्मणाच, तीसरा जो है अरण्यकाच, और फोर्थ तो क्या है, उपनिषद। हर वेद में ये 4 चीज़ें मिलेंगी। अभी लिख लो, बाद में बताएंगे। अब वैदिक लिटरेचर की बात कर लो। तो वेद का मतलब क्या होता है? देखो, वेद जो वर्ड है ना, वो डिराइव किया गया रूट वर्ड विद से, और विद का मतलब होता है टू नो, नॉलेज। विद का मतलब नो यानी कि जानना, नॉलेज। तो वेदा जो है वर्ड वो विद से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना, यानी कि नॉलेज। दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति। ये जो वेद थे वो कैसे थे? श्रुति थे। श्रुति मतलब जो सुने गए हैं। हमारा जो पुराना ज्ञान परंपरा है उसमें जो है सुनने का बड़ा योगदान रहता है, सुनने वाला, ठीक है, श्रुति। एंड हैव बीन ट्रांसमिटेड ओनली फॉर मैनी सेंचुरी, और ओरली उनको जो है बहुत सेंचुरी तक जो है ट्रांसमिट किया गया है। ओरली, सोचिए ये हमारी परंपरा होती थी, सिर्फ सुन के जो है, ये बहुत बड़ी परंपरा है, बढ़िया परंपरा है। ये जो लिखने वाली पद्धति आ गई ना, जैसे हो सकता है अभी 2-4 पीडीएफ वाले नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। बेटा पीडीएफ के चक्कर में रहोगे, जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। और तुम्हें जो ज्ञान मिल रहा है उसको पढ़ लो, कॉपी पेन ले लो, पेन ले लो, नोट कर लो। जिनको ज्ञान चाहिए होता है वो जो है कभी इसकी रोना नहीं रोते हैं, पीडीएफ दे दो, वो दे दो। ये भाई कामचोर होते हैं जिनको करना धरना कुछ नहीं है, बस पीडीएफ मिल जाएगी तो ये बस सेव करके रख देंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे रोना हर कमेंट के नीचे रो रहा होगा। डेली लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ इसलिए नहीं दे पाता हूँ, पहले बात समझा करो। ज्ञान की अगर भूख हो तो यहाँ पे देख लो लेक्चर। तो ये वेद कैसे हैं? श्रुति हैं। श्रुति मतलब ओरली ट्रांसमिट करे गए हैं सेंचुरी तक, बाद में ये लिखे गए हैं, ठीक है। और इनको मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपियाँ, उनमें जो है लिख लिख के रखा गया था, तो उनको भी कलेक्ट किया गया, फिर उनको जोड़ा गया, तो वेद जो है बन के आए। हर वेद में जो है 4 पार्ट होते हैं। एक मैंने बताया संहिता, दूसरा बताया ब्राह्मणा, तीसरा बताया अरण्यका, चौथा बताया उपनिषद। तो हर वेद के साथ ये 4 पार्ट जो है जुड़े होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें 1028 हिम्स होते हैं। कितने? ऋग्वेद में जो है कितने हिम्स होते हैं? 1028। 10 मंडल होते हैं। कितने? 10 मंडल। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, ठीक है। कितने मंडल में डिवाइड है? तो मंडल टोटल है 10। ये ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ऋग्वेद में दोस्तों लाइव दिखाई गई है अर्ली वैदिक पीपल की, जो सबसे पहले वैदिक पीपल है, सबसे पहले उन्होंने ऋग्वेद ही लिखा करके। तो ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक पीपल के बारे में बताता है, उनकी जिंदगी के बारे में बताता है, वो कैसे रहते थे, क्या चीजें करते थे। और यूनेस्को ने भी इनको वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में शामिल किया ऋग्वेद को। तो अर्लीस्ट जो मंडल थे, जैसे 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो अर्लीस्ट जो मंडल थे जैसे 2 से लेकर 7 तक, उनको हम फैमिली बुक कहते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर जो फैमिली थी सीयर्स की
या ऋषियों की, ऋषि मुनि अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है, एक ही नहीं होता जैसे तुम घुसे दो जा करके। तो ऋषियों की जो मुनियों की, ऋषियों की जो सीयर्स थे उनकी फैमिली को डिनोट करते हुए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर नाम कुछ बताए थे, तो उनको लेकर के फैमिली बुक्स लिखी गई हैं। अगर हम मंडल 8 की बात करें तो ये जो है मोस्टली रिलेट करती हैं कानवा की फैमिली से। मंडल 8 किसको डिनोट करता है? कानवा फैमिली। कोई रही होगी कानवा फैमिली। मंडल जो 9 है वो कंपाइलेशन है सोम का, सोम हिम्स, ठीक है। तो कंपाइलेशन किसका है? सोम हिम्स का। सोम मतलब वही वाला पीने वाली ड्रिंक, रेडबुल। मंडल यहाँ मैं जो रेडबुल बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मंडल 1 और 10 की अगर बात की जाए, ये बाद में जोड़े गए हैं और इसमें पुरुष सूक्त के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पुरुष सूक्त किसके बारे में है? पुरुष सूक्त भैया 4 वर्णों के बारे में है। जो 4 वर्ण आप भारत में देखते हो ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसके बारे में जानकारी आपको मंडल 1 और 10 में जो है मिलेगी, पुरुष सूक्त में, जहाँ पे 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। पृष्ठ जो ऋग्वेद में थे वो कोत्री थे या मोत्री थे? क्या थे? या तो कोत्री थे पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पुजारी जो ऋग्वेद के थे, वो या तो कोत्री थे या मोत्री थे। तो इनका नाम जो है दोनों मान सकते हो, कोत्री या मोत्री। और जो उपवेद है ऋग्वेद का, जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है, एक वेद के साथ हर उपवेद भी रिलेट होता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ठीक है। आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद। समझ रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता, मतलब एक बुक है तो उसकी रेफरेंस बुक है तो वही उपवेद। ओनली सर्वाइविंग रिसेशन ऑफ द ऋग्वेद इज सकल सका। दोस्तों जो ओनली सर्वाइविंग जो है रिसेंशन जो ऋग्वेद का है वो क्या है? जो आज तक सर्वाइव कर पाया उसका नाम है सकल सखा। तो ये जो है सिर्फ सर्वाइव कर पाया है। दोस्तों ऋग्वेद की ये कहानी थी, आपको बतानी थी। आगे बात करते हैं सामवेद की। सामवेद क्या था? तो सामवेद दोस्तों कलेक्शन है वर्सेस का, टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। सामवेद में क्या है? वर्सेस हैं जो ऋग्वेद से ली गई हैं, लेकिन उनको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। सामवेद में क्या है? लिया ऋग्वेद से ही गया है वर्सेस को, लेकिन उनको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। इसमें 1810 मेलोडीज हैं। मोदी जी ने जो दी थी मेलोडी, वही मेलोडी देखो तब यूज होता है जब सॉन्ग सिंगिंग टाइप का कुछ होता है, गाने आने वाला। तो 1810 मेलोडीज है, ये ऋग्वेद से लिया गया, लेकिन इनको गाने के तरीके से लिया गया कि गा के याद करवा पाओ, बच्चों को याद हो जाएगा जल्दी गाने के। और इसमें दोस्तों मोस्ट फेमस सामवेद में ही क्या है? ध्रुपद। जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो आपको ध्रुपद बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों वही फेमस, मोस्ट फेमस ध्रुपद राग है, जो बाद में तानसेन गाते हैं। ध्रुपद यहीं से लिया गया है। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व। तो गंधर्व जो है सामवेद का उपवेद है। और जो रिसेंशन है, जो सखाज है किसका? सामवेद का, उसका नाम क्या है? कौथुमा, जैमिनिया। जैमिनिया को हम तलवाकार भी कहते हैं, और रनायनिया। तो जो सखाज हैं सामवेद के उनके नाम है कौथुमा, जैमिनिया, या जिसका नाम कह दो तलावकरा, और जो है रनायनिया। तो ये सखाज या कह लीजिए रिसेंशन है, ठीक है। आगे वाला करते हैं। यजुर्वेद की बात कर लो। यजुर्वेद जो है उसमें सेक्रीफाइस को लेकर के क्या प्रोसीजर होगा इसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो सेक्रीफाइस होता है, बलिदान होता है, जो बलि चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसमें जो सेक्रीफाइस होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो शुक्ल यजुर्वेद, जिसको हम वाइट यजुर्वेद कहते हैं या वाजसनेय कहते हैं। इसमें सिर्फ मंत्र है, ठीक है, इसमें क्या है? मंत्र है। और इसके जो रिसेंशन है वो है मध्याह्न, दिना और कानवा। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो रिसेंशन है, यानी कि जो रिवाइज्ड टेक्स्ट है, उनके नाम है कानवा और मध्याह्न, दिना। हालांकि यहाँ से पूछेगा नहीं, बस हम बता देते हैं, लिखा है तो पढ़ लो। और यजुर्वेद का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद, या जिसको हम ब्लैक यजुर्वेद कहते हैं। इसमें मंत्र भी है, ठीक है, और प्रोज भी हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कमेंट्री को,
ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइन किसी ने बोल दी तो वाह वाह कैसे चिल्लाओगे, तो उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यजुर्वेद में टोटल रिसेंशन की बात की जाए, रिसेंशन का मतलब होता है रिवाइज्ड जो टेक्स्ट हैं वो हैं दोस्तों कथक, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय और कपिष्ट थला। उपवेद क्या है यजुर्वेद का? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, अब आ जाओ अथर्ववेद पे। अथर्ववेद जो है कलेक्शन है किसका? मैजिक स्पेल्स का, चार्म्स का, एविल स्पिरिट का, और यहाँ पे रोगों के बारे में बताया गया है, डिसीज के बारे में, उनके क्योर के बारे में। तो दोस्तों लास्ट वेद है, और कुछ लोग कहते हैं कि नॉन आर्यन है, इसको नॉन आर्यन मानते हैं कुछ लोग, जो 20 कांड में डिवाइड है। अरे भैया नहीं सुना है कि सुंदर कांड चल रहा है, अयोध्या कांड, ठीक है, इसे आपने सुना होगा रामचरितमानस में शायद, तो कांड चलते हैं। ठीक है, कांड, कांड जो है, कांड का मतलब होता है इसे मान लो चैप्टर टाइप के, ठीक है, तो कांड, तो ये सब भी थोड़ा गलत है, ठीक है, कांड नहीं होना चाहिए, कुछ और नाम रख देते हैं, ऐसा लगता है कोई कांड करके आया हुआ। ठीक है, तो 20 कांड है टोटल अथर्ववेद में। ठीक है, ठीक है, तो नॉन आर्यन वर्क है, इसमें 731 हिम्स है, और ये इसमें गोपत ब्राह्मण है। ठीक है, गोपत ब्राह्मण। और इसकी रिसेंशन की अगर बात की जाए, रिवाइज्ड टेस्ट की बात की जाए, तो है सौनका और पैपलाद। ठीक है, ये जो है सौनका और पैपलाद जो है ये रिसेंशन है अथर्ववेद के। उपवेद जो अथर्ववेद का है उसका नाम है, उपवेद का नाम है शिल्पवेद। ठीक है, तो शिल्पवेद। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि वेद से रिलेटेड 4 पार्ट होते हैं, अब हम थोड़ा सा उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले कर लो ब्राह्मणाच। तो ब्राह्मणाच क्या होते हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे आज आप ब्राह्मण सुनते हो तो ब्राह्मण का असल मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? आज तुम्हें पता चलेगा ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण दोस्तों जो है ये कुछ रूल्स होते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसल सेरेमनी, यानी कि जब भी आप कोई सेक्रीफाइशियल सेरेमनी करते हो तो उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम ब्राह्मणाच कहते हैं। और आज हम ब्राह्मण किसको कहते हैं? दरअसल हुआ ये है कि पहले रूल्स को कहते थे और चूंकि वो ब्राह्मण लोग परफॉर्म करते थे, मतलब जो लोग परफॉर्म करते थे उनको हम ब्राह्मण कहते थे। बात याद रखिए। पहले आप बात समझिए मेरी, कि मैं लेकिन इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात मेरी समझो। जो सेक्रीफिशियल सेरेमनी के रिचुअल को परफॉर्म करते थे उनको हम ब्राह्मण कहते थे, लेकिन आज कहानी उल्टी हो चुकी है। क्या उल्टी हो चुकी है? कि जो ब्राह्मण डिक्टेट करते हैं वो ही सेक्रीफाइशियल सेरेमनी होती है। यानी कि पहले मतलब क्या होता होगा, पहले मतलब क्या होता होगा कि जो सेक्रीफाइशियल सेरेमनी करता होगा कोई भी व्यक्ति, वो ब्राह्मण होता होगा। क्योंकि सेक्रीफाइशियल रिचुअल करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ाता है और जो पढ़ता है वो कौन है? ब्राह्मण है। समझ रहे? तो आज ब्राह्मण का मतलब क्या कर दिया है? आज ब्राह्मण हिरार्कियल कर दिया गया है। समझ रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हैं, चाहे आता भले ना हो, चाहे भले मांस मदिरा खा रहे हो। ऐसे मैंने बहुत से पंडितों को देखा है। ठीक है, ये कोई डिबेट की टॉपिक नहीं है, अपने कर्मों को देखो। मैंने बहुत से ऐसे पंडितों को देखा है, हालांकि बहुत से लोग बहुत प्योर होते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हर जगह मिलेंगे। वो लिखते तो अपने नाम में आएंगे ब्राह्मण है, लेकिन खाते मांस मछली हैं, दारू शराब ये सब चलता है उनके यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है आपको देखनी चाहिए कि अंधभक्ति तरीके से विश्वास नहीं करना है। जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानवान है, वो सब ब्राह्मण है। ठीक है, कोई भी कास्ट क्रीड के आप हो, अगर आप ज्ञानवान हो तो आप ब्राह्मण हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी कोई जो है ब्राह्मण सिर्फ टैग लगा देने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है। मांस मछली जो है उसका सेवन करो, अपने आप को ब्राह्मण बताओ, ये बिल्कुल एक गलत है, निंदनीय है। ऐसे आप बंगाल तरफ चले जाइए तो वहाँ पर ब्राह्मण मछली खाते हैं और उसको बताते हैं कि वो शाकाहारी है। ये किस प्रकार की हिपोक्रेसी है भाई साहब? हैं? किसी जानवर को मार करके खा जाए हो और तुम समझ रहे हो कि हम बहुत उच्च कैटेगरी के हैं, तुम बिल्कुल निम्न कैटेगरी के नीच हो। ठीक है, कोई भी अगर जानवर को मार कर खाता है तो वैसे भूने जाते हो जब एक्सीडेंट होता है। हाउएवर, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, ये मेरी जो अपने विचार थे मैंने बात के रखे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, मैं कोई SC ST कैटेगरीज नहीं आता हूँ। ठीक है, स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ, तो इस बात में जरूर सच्चाई है। दे हाउएवर एक्सप्लेन द हिम ऑफ द वेदास इन ऑर्थोडॉक्स मैनर।
तो जो है वेदा की जो हिम्स होती हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं ब्राह्मणाच। ठीक है, ईच वेदा है सेवरल ब्राह्मण, हर वेद के साथ एक ब्राह्मण जो है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ब्राह्मण है उसका नाम है सतपथा ब्राह्मण। सतपथा ब्राह्मण जो है किसके साथ अटैच है? यजुर्वेद के साथ। और मोस्ट एग्जॉस्टिव ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? रूल्स, समझ रहे हो? जो सैक्रिफाइशियल जो सेरेमनी होती है उनको परफॉर्मेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो सतपथा ब्राह्मण है उसमें 100 सैक्रेड पाथ बताए गए हैं। समझ रहे? बहुत एग्जॉस्टिव है सतपथा ब्राह्मण यजुर्वेद के साथ। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सतपथा ब्राह्मण किसके के साथ रिलेट होता है, तो यजुर्वेद के साथ। अब आ जाओ अरण्यका में। अरण्यका क्या है? अरण्यका दोस्तों फॉरेस्ट बुक है। ये किन के लिए लिखी गई है? जो लोग जंगल में रहते हैं, उनके शिष्य रहते हैं, पुपिल रहते हैं, उनके लिए लिखी गई हैं। जैसे कुछ लोग मान लो गृहस्थ में नहीं रहते हैं, मान लो घर में नहीं रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में रहने के लिए जो है अलग लिखा जाएगा। उनको कुछ चीज़ें अलाउ की जाएंगी क्योंकि जंगल में रह रहे हैं। और हमारा आज का जो इंसान है वो रह रहा है शहरों में, बढ़िया बढ़िया जगह पे 56 भोग है, लेकिन खा रहा है मांस मछली, मार के जानवरों को खा रहा है, भून के खा रहा है। तो वो तुम तो जंगल में नहीं रह रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंगल वालों को ये अलाउ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अभी इन्हें नहीं बोला। ठीक है, तो फॉरेस्ट वालों के लिए कुछ रूल अलग बनाए जाएंगे। दे डील विद मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी एंड अपोज सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये किससे डील करते हैं? ये मिस्टिसिज्म से डील करते हैं, फिलॉसफी से अपोज करते हैं सैक्रिफाइस को। दे एम्फेसिस मेडिटेशन, ये जोर किस पे देते हैं? अरण्य का मेडिटेशन पे जोर देते हैं, मेडिटेशन पे। ठीक है, और इंटरप्रेट करते हैं रिचुअल्स को फिलॉसफिकल वे में, जो फॉरेस्ट बुक होती हैं। ठीक है, अरण्यका जिनको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो हर वेद के साथ 4 चीज़ें अटैच होती हैं, संहिता, ब्राह्मणाच, अरण्यकाज, उपनिषद। अब आप उपनिषद देखिए। उपनिषद का लिटरली मीनिंग होता है टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठ जाना, इसी को हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद में टोटल कितने उपनिषद हमारे देश में हैं? तो 108 टोटल 108 उपनिषद हैं। इसमें से 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिषद की अगर बात की जाए, उपनिषद मोस्टली किस पे बेस्ड है? उपनिषद मोस्टली बेस्ड है आत्मा और ब्रह्म को लेकर के। आत्मा और ब्रह्म को लेकर के जो है बात करते हैं उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद में आपको यही बातें मिलेंगी आत्मा और ब्रह्म के बारे में। ठीक है, एक सिद्धांत। हालांकि मैं बाद में ये भी आपको बताऊंगा कि द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, अचिंत्य भेद अभेद। ठीक है, द्वैत अद्वैत, तो ये कई प्रकार के जो है उपनिषदिक फिलॉसफी हैं जिनकी बात करेंगे। तो आत्मा और ब्रह्म के बारे में बात उपनिषद करते हैं, और इनका फोकस मोस्टली जो है फिलॉसफी पे होता है कि जीवन क्या है, यूनिवर्स क्या है, तुम कौन हो, शरीर क्या है, सेक्रीफाइस क्या होते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का काम ही होता है इनके बारे में फोकस करना। ठीक है, तो ये कई सारे जो आपके सवाल होते हैं वो आपके जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तुम कौन हो? तो तुम नहीं हो। ठीक है, तो इसे मतलब, हालांकि मैं यहाँ पे कोई प्रवचन तो सुना नहीं रहा हूँ, तो इनका मानना होता है कि तुम जो है शरीर नहीं हो। ठीक है, तुम एक प्रकार से ये नकली जो गेम चल रहा है, ठीक है, मतलब ये जो तुम अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं आपके सामने लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार से माया है। ठीक है, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है कि जगत मिथ्या। जब वो मिथ्या कहते हैं तो मिथ्या का मतलब ये नहीं होता है कि जगत मिथ्या मतलब जगत झूठ है। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि दरअसल हमारे आसपास है सब कुछ, लेकिन हमें दिखता वही जो हमारे पास ज्ञान होता है। मतलब ज्ञान इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे मान लीजिए पेन है, एक बालक को पेन दे दो, उसको नहीं पता है कि क्या है, तो हो सकता है उसको तोड़ डाले। लेकिन एक जो बड़ा व्यक्ति है उसको ये पेन दे दो तो वो इसको रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको इसका पर्पज पता है, उसको इसका ज्ञान पता है। ऐसे हमारी दुनिया के आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है ईश्वर भी हो, लेकिन हमें चूंकि उसका ज्ञान नहीं है इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। यानी कि हम देख दुनिया में चीज़ों को वही पाते हैं, वही समझ पाते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है, जिसका हमें यूटिलिटी पता होता है। जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि ये किताब है, ठीक है, और ये किताब आपको लग रही होगी कि किताब है। अब एक जो है छोटे से बालक को दे दो, हो सकता है इसको फाड़ करके जहाज बना के खेलने लगे, लेकिन जिसको पता है इसकी यूटिलिटी क्या है, उसको पता है ये बुक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस दुनिया में आपको वही चीज़ें दिखती हैं, वही चीज़ें आपको समझ आती हैं जिनका आपको ज्ञान होता है। अब जब तुम्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो तुम्हें ईश्वर कहाँ दिख जाएगा? ये तो वही बात होगी, तुम्हें प्रधानमंत्री मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, लेकिन योग्यता तो पहले होनी चाहिए तुम्हारी। कहना हम ये चाह रहे हैं, समझ रहे? तो ये सब बातें आपको उपनिषद में देखने को मिलेंगी। अब कितनी सही है कितनी झूठ है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, हमारा काम है बताना, तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उपनिषद का काम होता है ज्ञान पे पहुंचना। ठीक है, किसका ज्ञान? अपने आप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। यानी कि जो तुम्हारा शरीर है वो आत्मा है
और तुम्हारा पर्पज है परमात्मा से, मतलब ऐसा बताया जाता है कि परमात्मा से मिलना, ठीक है। तुम्हारा ज़िंदगी का पर्पज क्या है, तुम पैदा किस लिए हुए हो। अब फिर सवाल ये होता है कि पैदा क्या किया है। सवाल ये भी होता है, जिससे मान लो अगर अपने रहते थे आराम से रह लेते तो पैदा ही क्यों किया है, तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि दरअसल तुम पैदा ही नहीं कभी हुए हो। देखिए मैं जो बातें हैं वो बता रहा हूँ, ये तुम्हारे सवाल दिमाग में आएगा, लेकिन एक जो सवाल जिसका जवाब जो है आज तक नहीं मिला है, वो सवाल ये है कि जिसने हमें बनाया वो सृष्टि के बनने से पहले कहाँ पे था। समझ रहे हो, पहले मेरी बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जैसे मान लो गॉड ने हमको बनाया, ठीक है। मान लो उन्होंने बनाया कि हमारा पर्पज है ईश्वर की प्राप्ति करना, ठीक है। ये मान लो सबको पता है कि ईश्वर की प्राप्ति करना, और ये जो दुनिया चल रही है सब ढोंग है, तमाशा है। मरने के बाद जो है वहीं पे जाना है, फिर वो नए कपड़े बदलोगे, पुराने कॉन्सेप्ट वो तुमने गीता में पढ़े होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गॉड ने बनाया, तो गॉड इससे पहले कहाँ पे था जब ये दुनिया नहीं बनी थी। ये मतलब जो है वो कहाँ पे थे, इसका सवाल का जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब बनाने वाले अभी तो जो कहीं पे रहते होंगे, और अगर वो कहीं पे पहले रहते होंगे तो फिर उस दुनिया को किसने बनाया होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। समझ रहे हो, तो ये जो है लॉजिकल चीज़ है जिसको जो है कहीं जो लोग है एड्रेस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो है सिंपल सा मान लो, तो मानना जो है अच्छी बात है, मान लो, लेकिन तर्क से माना जाएगा, है ना। डिबेट करो तब उससे समझ में आएगी चीज़ें। तो जैसे मैं आपको बताऊं तो उपनिषद आप समझ गए कि आत्मा और ब्रह्म के बारे में है, और तुम्हारा ज़िंदगी का पर्पज है उस ब्रह्म के पास पहुंचना, उस आत्मा के पास पहुंचना, यही तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य होता है अकॉर्डिंग टू द उपनिषद, ठीक है। जैसे मुंडको उपनिषद है, इसमें कहा जाता है सत्यमेव जयते। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया, तो मुंडको एक उपनिषद है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। मुंडको उपनिषद सर्वम खलविदम ब्रह्म, ठीक है, हर जगह ब्रह्म व्याप्त है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये सब जो है, जो भी आप टर्म सुनते हो, जो भी लाइन सुनते हो, ये सब उपनिषदिक उपनिषदिक जो है लाइनें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे आप एक टर्म सुनते होगे, ठीक है, कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे, यानी कि जो आप सोचते हो, जैसे मान लीजिए आप जो भी सोचें तो आप भविष्य में वही बन जाओगे, ठीक है। तो इसलिए सोचना वही स्टार्ट करो जो आपको करना है, समझ रहे हो। तो ये सोचने से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें कहाँ लिखी हैं, उपनिषद में लिखी हुई हैं। ये जो बातें आप अक्सर दिल्ली सुनते हो वो सब उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक छंदोग्या उपनिषद, छंदोग्या उपनिषद में लिखा हुआ है पहले 3 आश्रम के बारे में। अब ये आश्रम क्या होते हैं, आश्रम दरअसल हिंदू धर्म में 4 प्रकार के आश्रम हैं, ठीक है। एक होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि जो 25 एज तक रहता है, ठीक है, जिसमें शिक्षा, दीक्षा और तमाम तरीके की चीज़ें जो है, जैसे आपने देखा होगा, देखो इंसान जो है 2 बार जन्म लेता है। कब, एक तो पहली बार जब जन्म लेता है, ठीक है, तो वो तो पहला जन्म हो गया। दूसरा जन्म तब लेता है जब उसका संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। उपनयन कौन सी प्रथा है, उपनयन एक बहुत अच्छी प्रथा है, ठीक है, जिसको बहुत से लोग जानते होंगे। उपनयन संस्कार का मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार दीक्षा लेते हो, पहली बार जब आप गुरुकुल जाते हो, सीखने जाते हो, देखो सीखने हर कोई गया है, ठीक है, चाहे आप हम कहते हैं ईश्वर की भी बात कर लो, चाहे भगवान श्री राम कर लो, चाहे श्री कृष्ण कर लो, सब कोई जो है सीखने गया है, गुरुकुल गया है, ठीक है। तो जब वहाँ पे जो है आपका उपनयन संस्कार होता है, ठीक है, द्विज कहते हैं जिसको, तो वहाँ पे आपको एक जनेऊ टाइप का पहनाया जाता है। आप समझ रहे हो, यानी कि हिंदू धर्म में एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि दूसरा जन्म आपका कब होता है, जब आप शिक्षा के लिए जाते हो। यानी कि सिर्फ पैदा होना और मर जाना, दिस इज़ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो सब कोई कर रहा है, एक जानवर भी वही कर रहा है, वही तुम भी कर रहे हो। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हिंदुज़म में आपको देखने को मिलेगी, जैसे ब्राह्मणों को पता होगी ये बात, उपनयन संस्कार होता है, द्विज संस्कार होता है। उसका मतलब होता है कि आज से तुम दूसरी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, जिसको क्या कहते हैं, ज्ञान वाली, ठीक है। तो हमारे धर्म में जो है वो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें आप शिक्षा दीक्षा करके 25 साल होते हैं। फिर होता है गृहस्थ, गृहस्थ मतलब घर पे रहना, ठीक है, बढ़िया से अपने फैमिली चलाना, तो ये होता है 26 से लेकर 50 तक, ठीक है, 26 से लेकर 50 तक। फिर होता है वानप्रस्थ, ठीक है, तो वानप्रस्थ होता है 75 से लेकर के नहीं 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है विचरण करते हो, घर छोड़ देते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट में आपका अंतिम आता है संन्यास, फिर जो है आप निकल पड़ते हो, फिर एक समय बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है 4 टोटल जो है संन्यास हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। ये 4 जो है आश्रम है। इनको कई बार सीरियल से लगाने को पूछ देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लिख लियो, ठीक है। आगे बात करो,
तो ये आपको समझ में आया? फिर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या थी, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, ये कौन सा पेज था, 52। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे कई प्रकार की जो है मैरिज के बारे में बताया गया, शादियों के बारे में बताया गया है। क्या, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि दो वर्ड होते हैं, आपने कई बार इंटरचेंजेबली यूज किए होंगे, ठीक है, कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है। एक होता है शादी, एक होता है विवाह, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो विवाह होता है, जैसे आजकल आप देखते हो कि दहेज वहेज लेकर लगवा करके जो है काम करके जो है अपना जो करते हैं उसको हम विवाह कहते हैं। जैसे आज डुग्गी कूट कर जो है जो विवाह होते हैं, ठीक है, उसको हम विवाह कहते हैं। दूसरा होता है शादी, इसको मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं जो पहली परंपरा होती थी स्वयंवर वाली, ठीक है, जिसमें जो है कोई लेना देना नहीं होता है। ये प्रथा आपको आज भी देखने को मिलेगी। जो लोहार होते हैं, ठीक है, जो लोहे का कार्य करते हैं, तो उनमें ये भी परंपरा आज भी देखने को मिलेगी। जहाँ पे लेना देना नहीं होता वहाँ पे स्वयंवर वाला पर्पज चलता है, तो उसको हम शादी कहते हैं। शादी मतलब शादी सिंपल, ठीक है। तो कई लोग उसको इंटरचेंजेबली वर्ड को यूज़ कर देते हैं, तो वो एक ही बात नहीं होती, अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दो विवाहों के बारे में बताया गया है, अनुलोम और प्रतिलोम। ये क्या होता है? अनुलोम मैरिज का मतलब होता है जिसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है, ठीक है, जो मैन है, वो अपने वर्ण से होता है। अपने वर्ण का मतलब, अपने वर्ण का मतलब हुआ जाकर के अपने, देखो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो अपने वर्ण से होता है, ठीक है, या फिर जो है अपने वर्ण से बिलो होता है, यानी कि अपने वर्ण से नीचे, मतलब अपने वर्ण से होगा या तो अपने वर्ण से नीचे होगा। जैसे मान लो क्षत्रिय, या तो क्षत्रिय होगा, या तो जो है शूद्र या वैश्य होगा। तो जो पुरुष होता है वो या तो अपने वर्ण से होता है या अपने वर्ण से नीचे होता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन द सोसाइटी, ठीक है। इसमें जो पुरुष क्या होता है, वो पुरुष कैसा होता है, अपने वर्ण से हो गया या तो अपने वर्ण से नीचे हो गया, इसको हम कहेंगे अनुलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज समझ गए, ठीक है। दूसरा होती है प्रतिलोम मैरिज। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो मैरिज होती है गर्ल या वुमेन की, ठीक है, वो जो है अपने जो वर्ण है उससे लोअर वर्ण में होती है, ठीक है। और ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है, और इसको सैंक्शन किया गया वेदों के द्वारा, ठीक है, मतलब इस पर रोक लगाई गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने अपने वर्ण में ही होने चाहिए। जैसे गोत्र का कॉन्सेप्ट चलता है, आपको नहीं पता होगा। गोत्र का मतलब होता है कि जैसे सेम गोत्र में नहीं होना चाहिए। अब ये क्या मामला होता है, मामला ऐसा होता है जैसे मान लो एक गांव है, अब गांव के कुछ लोग जो है कहीं पे गोबर डालने जाते हैं, हालांकि अब तो गोबर वोबर नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पे गोबर डालने जाते हो ना, तो वो एक गोत्र हो गया, वो गांव भर का एक गोत्र हो गया कि यही तुम्हारा गोत्र है, ठीक है। ये तुम्हारा गोबर यहाँ पे डालने जा रहे हो, परोसने, मतलब परोसने नहीं, गोबर डालने जा रहे हो, ठीक है। तो चूंकि एक ही गांव के लोग हो, वहीं पे गोबर डालने जा रहे हो, तो तुम्हारे एक ही गोत्र में जो है विवाह नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दूसरे गोत्र में, दूसरे गांव के जहाँ पे वो गोबर डालने जाते हो, ठीक है। तो ये गोत्र का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अनुलोम मैरिज आप समझ गए। प्रतिलोम मैरिज, प्रतिलोम मैरिज को जो है लड़कियों के लिए होता है, लोअर वर्ल्ड में जो है अलाउ नहीं है, वेदों के द्वारा उसको सैंक्शन किया गया है, ठीक है। आगे बात करो, वेदांत क्या होते हैं? वेदांत वेदों का जो अंत होता है, ठीक है, या कह लीजिए जो एंड ऑफ वेदाज होता है। जैसे कोई नहीं कहता है कि 60 में बताओ यार, दुनिया की नौटंकी ना बताओ, हिंदी में बताओ, शुद्ध भाषा में, कि मतलब क्या है कुल मिला के। जैसे नहीं कोई मान लो जैसे तुम हम कुछ पूछें तो मैं लंबा चौड़ा बताओ, तो शांति थोड़ा थोड़ा बता करके शांति खत्म कर दो, उसको कहते हैं वेदांत। अंत बता दो, क्रक्स बता दो हमें अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये वेदांत जो है वो कंडेम्ड करते हैं सैक्रिफाइसेस को। जैसे पहले सैक्रिफाइस होते थे, बलि होती थी, ठीक है। और आज भी अगर आप जाओगे, जैसे बकरीद को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है हिंदू कल्चर में जो है कहा जाता है बकरीद नहीं मनानी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन हिंदुओं में भी जो है आजकल ये प्रथा प्रचलित है। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण मछली खा रहे हैं, और ब्राह्मण जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो है मांस मछली जो है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो पहले तो उनको बंद करवा दो, अपनी दुकान बंद नहीं करवा पा रहे हो, ठीक, दूसरे कैसे करवाओगे? तो सबसे पहले अपने आप को होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का धर्म बुरा है या अच्छा है, ये सब हम लोग प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं है, ये सब गंदगी फैलाने वाले हम लोग ही हैं, ठीक है। जिसी का बुद्धि घूम गई वो ऐसा करने लगा, ठीक है। तो बंगाल तरफ आज भी आपको देखने को मिलता है ये चीज़ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो वेदांत होते हैं वो कंडेम्ड करते हैं सेक्रीफाइस को, रिचुअल्स को, कि ये सब ना करो। अब देखो सेक्रीफाइस जब मैं बात कर रहा हूँ तो सेक्रीफाइस का यहाँ पे मतलब देखो, फिर मैं बात कर रहा हूँ, भाषा का बड़ा बड़ा खेल होता है। सेक्रीफाइस का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि फल को अर्पित कर रहे हो, वो भी तो सेक्रीफाइस है।
हो सकता है फूल अर्पित कर रहे हो, वो भी सेक्रीफाइस है। हो सकता है अपना कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये भी सेक्रीफाइस है। तो हम उसको इसी कंटेक्स्ट में क्यों लेते हैं कि वो सेक्रीफाइस, यही तो बात है, यही तो तुम्हारे टीचर बताएगा, समझ रहे हो। अगर तुम खुद से मतलब निकालने लगोगे तो हो जाएगा गड़बड़, समझ रहे हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सेक्रीफाइस का ही कंडेम्ड करते हैं वेदांत, और जब ये कंडेम्ड कर रहे होंगे तो सीधी सी बात है ये बलि को ही कंडेम्ड कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से आपत्ति होती है लोगों को। बिल्कुल सही बात है। सेरेमनी को भी ये कंडेम्ड करते हैं वेदांत, ठीक है, ये चीज़ है। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग तो वेदांग जो है वो होते हैं लिम्स ऑफ द वेदाज, मतलब जो वेदों के जो पैर होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट जो आपको वेदों को समझने में मदद करते हैं, उनको हम वेदांग कहते हैं। ये भी श्रुति ही होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये जो है श्रुति ही होती हैं। अगर आप ऐसा कहोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ये जो है गॉड के द्वारा जो है नहीं रिवील की गई है, इसलिए आप इसको श्रुति नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा ह्यूमन ओरिजिन उनका है, इसलिए आप इनको श्रुति नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो ये सूत्र की फॉर्म में लिखे जाते हैं। सूत्र क्या होते हैं? तो सूत्र होते हैं 60 एक प्रकार के बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट, ठीक है, जिनको एक्सप्रेस किया जाता है आइडिया को, ठीक है। तो 6 टोटल जो है सूत्र हैं, जैसे शिक्षा सूत्र, शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा जो है ये इसको इंग्लिश में फोनेटिक्स कहते हैं। दूसरा सूत्र है उसका नाम है कल्प सूत्र, जिसमें आपको रिचुअलिस्टिक साइंस के बारे में देखने मिलेगा कि रिचुअल कैसे किए जाते हैं। फिर है तीसरा ज्योतिष सूत्र। तो ज्योतिष सूत्र में आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कहीं पंडित लोग जो है सुबह सुबह बैठ करके कर्क राशि, मकर राशि और दुनिया की राशि बताते रहते हैं, ठीक है। हालांकि होता कुछ नहीं है, वो बस बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मरवे के बाद तेराई की जाती है, शांति मिल जाती है, होता कुछ नहीं है। उसके पीछे रीज़न भी है, मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं होता है। व्याकरण, तो व्याकरण जो है वो ग्रामर है, ठीक है, सीधी सी बात है। व्याकरण ग्रामर इतना तो हिंदी पता ही होगी, ठीक है। तो व्याकरण सूत्र में क्या है? ग्रामर के बारे में बात की जाती है। फिर निरुक्त, निरुक्त क्या होता है? निरुक्त मतलब होता है एटिमोलॉजी, ठीक है। लॉजी जहाँ पे लग जाए तो वो एक प्रकार की साइंस हो जाती है, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। और कोई शब्द है? साइकोलॉजी। लॉजी का मतलब जहाँ साइंस, जिसके बारे में स्टडी किया जा रहा हो। छंद, छंद का मतलब होता है मैट्रिक्स, आपने हिंदी में पढ़े होंगे छंद, याद है ये चीज़। अब कल्प सूत्र जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कल्प सूत्र एक तो होता है श्रौता सूत्र। श्रौता सूत्र जो है वैदिक सैक्रिफाइस के लिए जो है, जिसमें जो है आग के बारे में बताया गया। आग क्या है? अग्नि क्या है? तो आपने देखा अग्नि देवता, अग्नि देवता क्या करते हैं? बिना अग्नि के आप जो है किसी से रिलेशन इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हो। गॉड के पास पहुंचने का तरीका क्या है? अग्नि, इसलिए जो है अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, समझ रहे हो। तो वो जो है एक प्रकार से आपका कनेक्शन को जो है इस्टेब्लिश करती है, इसलिए आप देखते हो कि यज्ञ में जो है अग्नि जलाई जाती है, ठीक है। फिर मंत्रोच्चारण होता है, तो ये जो है पुरानी प्रथा है, ठीक है। तो श्रौता सूत्र है। फिर है ग्रह सूत्र, ये किससे रिलेटेड है? अब जैसे मान लो जो घर पे रहने वाला आदमी है वो कहता है देखो इतना नौटंकी मैंने बताओ, ठीक है, शांति से सस्ता तरीका बता दो जिसको हम कर लें, ठीक है। इतना हमें बताओगे तो फिर हम कहाँ दिन भर के यही करते रहेंगे। तो उनके लिए ग्रह सूत्र लिखा गया है, घर वाले, ठीक है। तो इसमें जो है लाइफ की स्टेजेस को लेकर के बताया गया है, जैसे संस्कार, जिनको उपनयन, विवाह, और अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम जो मरणासन स्थिति होती है, ठीक है। फनररी प्रैक्टिस यानी कि जो फनरल वाला होता है, सौदा है, उसको लेकर के। फिर अगली है लास्ट में है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में धर्म के बारे में मिलेगा, ठीक है। पुराण की बात कर लो, तो पुराण जो है पुर का मतलब होता है पुराने, ठीक है, ओल्ड। तो ये रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर हैं जिनको बाद में जो देखो पुराण अब सब बाद में आए हैं, ठीक है। ये सब बाद में, जैसे उनने सोचा कि शॉर्टकट में कुछ बना दें, लिख दें। तो जैसे अब वेद कौन पढ़ेगा, इतने बड़े बड़े वेद हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करो पुराण बना दो, ठीक है, छोटे छोटे बढ़िया कर दो, तो सब पढ़ लेंगे उठा करके। ज़्यादातर अब हिंदुओं में देखोगे तो लोग पुराण के पीछे भागते रहते हैं। कहीं ये पुराण पढ़ लिया, कोई कह रहा कि मत्स्य पुराण में ये बात लिखी है, कोई कह रहा कि अरुण पुराण में लिखी है, और उसी में मज़ा लेते रहते हैं, ठीक है। और दुनिया के जनक का कथाएँ जो है चलती रहती हैं बढ़िया, और पूरा कोड करके तुम्हें बताएंगे कि इस पुराण में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। और उनको नहीं पता है कि कल लिख कौन रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट क्या करते हैं? ये ब्राह्मणिकल, सोशल और रिलीजियस वैल्यू है। आप पहले इस शब्द पे ध्यान दीजिए। पुराण क्या है? पुराण ब्राह्मणिकल, सोशल और रिलीजियस वैल्यू है। किन के लिए है? हिंदी में समझो। ब्राह्मण, सोशल और रिलीजियस वैल्यू ये किसके लिए है? ब्राह्मणों के लिए। और ब्राह्मण कौन? जो मंत्रोच्चारण करता हो,
जरूरी नहीं वो किसी कास्ट से आता हो, आज उसका मतलब गलत कर दिया। आज ब्राह्मण हिरारिकल हो गया कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भले जो है मांस मछली खाते हो लेकिन तुम ब्राह्मण हो। वाह क्या कल्चर है। जबकि ब्राह्मण का मतलब है जो शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से मंत्रोच्चारण करता हो, ठीक है, उसको जो ब्राह्मण कहेंगे। जो पढ़ा लिखा हो और जो पढ़ाता हो वो सब ब्राह्मण है। लेकिन आज मतलब क्या कर दिया है, पहले यही होता था, ऋग्वेद में यही होता था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अगर मैं पढ़ाने का काम करता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं जो है लड़ने का काम करता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, अगर मैं जो है कोई वैसा तो शूद्र या वैसे मान लीजिए। लेकिन आज उसको बाद में क्या कर दिया गया, बाद में उसको हेरेटिकल कर दिया गया। नहीं 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 नहीं, अब जो है जन्म के आधार पे बस यहीं पे खेल खत्म हो गया, यहीं पे जो है गलत प्रथा स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मारकाट भी मची, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल ये सोशल और रिलीजियस वैल्यू है, और पढ़ कौन इनको रहा है, सब पढ़ रहे हैं, एकदम अंधभक्ति में लगे हुए हैं कि लाओ जो है पढ़ लें, गरुड़ पढ़ा, ये पढ़ लें। हम ये नहीं कहते पढ़ना बुरी बात है, बिल्कुल पढ़ो, हम तो कहते कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन समझ लो वो लिखी किसके लिए गई है, समझ लो ये चीज़ है। तो ये ब्राह्मणिकल सोशल और रिलीजियस वैल्यू है जो लाइट किस पे डालती हैं, इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आप हिंदू रिलीजियस जो प्रैक्टिस हैं, देखो सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ना कह के आप सनातन कहिए, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि हिंदू एक छोटा वर्ड है, ठीक है, कहाँ से आया इसको जो है आगे बताएंगे। फिलहाल अभी ये समझो सनातन देखो तुम्हारा वही दिन से स्टार्ट हो गया था जब लोगों ने डेथ आफ्टर मरने के बाद में विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने चीज़ों को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं से हमारी वैल्यूज आ रही हैं। आप देखिए ना, हिंदू धर्म हमारा ट्राइबल धर्म है, ट्राइबल कल्चर। जब हमने जो है इंद्र देवता, पानी देवता, ये सब जो है प्रकृति को पूरा मानना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू खत्म कर देंगे, हम सनातन धर्म खत्म कर देंगे। यार भैया वो पूरा सृष्टि को ही मानता है, सब ग्रहों को मानता है। ग्रहों को खत्म कर दो जा करके, आकाश को खत्म कर दो, खत्म ही नहीं कर पाओगे तो भूल जाओ, काय फालतू ख्वाब देखते हो, समझ रहे हो। तो पहले आप देखो ये आ कहाँ से रही फिलॉसफी, समझ रहे हो, ये कहाँ से आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तुम्हारे में तो वही नहीं, एक किताब है छोटी सी चौपाती, उसी को पढ़ रहे हो। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये बहुत पुराना है। अगर आप हमारे लेक्चर पुराने देखते आते होगे तो देखो हमने कब से इसकी स्टार्टिंग की है इतना पुराना कोई भी। जहाँ तक मुझे इस्लाम का पता है तो शायद 2300 BC तरफ जो है अब्राहिम जो था, जिसके बाद जुरासिक और जो इस्लाम जहाँ से आया, ठीक है। क्रिश्चियनिटी की बात कर लो, वो भी जो अभी 1000 BC तरफ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से जैसे क्रिस्ट के बारे में, ठीक है। और अगर और कोई धर्म उठा के दल लो, हालांकि सिख तो वहीं आया है 1700 तरफ, और पर्शियन की बात कर लो वो शायद 600 तरफ आया है, ठीक है। तो कौन सा धर्म है कोई पुराना नहीं है, इसीलिए जो है ये धर्म इतना बड़ा है, ठीक है। तो सनातन कहा करो, हिंदू ना कहा करो। उसके पीछे रीजन ये है कि हिंदू धर्म, अभी मैं बताऊंगा कि वो कहाँ से मिलकर बना है, ठीक है। और थोड़ा ज्ञान भी रखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो पुराण की अगर बात की जाए तो ये जनरली डिस्कस करते हैं 5 टॉपिक। कैसे 5 टॉपिक? 4 युग के बारे में बताते हैं पुराण। कौन से 4 युग? एक सतयुग, सतयुग मतलब जहाँ पे जो है आपको पता है कि सतयुग में सब बढ़िया बढ़िया टाइप का था, ठीक है। कोई मतलब अब होता होगा, हालांकि पता नहीं, हमने देखा ना जाने, जैसा देखा वही तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो सतयुग में बताया जाता था कि लोगों की उम्र जो है काफ़ी लंबी चौड़ी होती थी और बढ़िया मतलब लोग खुशहाली तरीके से रहते थे। फिर आया त्रेता। तो त्रेता में शायद जो है, त्रेता में कौन था? त्रेता में जो है पहले त्रेता आया था। त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम शायद थे, ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और द्वापर के हीरो जो है भगवान श्री कृष्ण थे। और अब चल रहा है कलयुग, कली, ठीक है। तो कलयुग में भी जो है एक अवतार होगा, हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 2014 में अवतार हो चुका है, ठीक है। तो ये भी अभी अचंभे की बात है, ठीक है। तो इस पर देखते हैं कि कब अवतार होगा। तो इस प्रकार से जो है 4 टोटल एज हैं, 4 युग हुए हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको बस पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं, फिर कल पढ़ाएंगे। तो देखो अब जो हमारे पुराण हैं वो किसके बारे में डील करते हैं, किसके बारे में बताते हैं? पहला तो सर्ग के बारे में बताते हैं कि इस ब्रह्मांड का ओरिजिन किससे हुआ। तो ब्रह्मांड का ओरिजिन किससे हुआ? ईश्वर की इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ। वो बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते हैं, ठीक है। वो जितनी भी थ्योरी मैंने आपको बताई थी वो सब कुछ नहीं मानते हैं। वो सिंपल सा मानते हैं कि ईश्वर ने जो एकदम कल्पना की। अब तुम कहोगे कि सर क्या विज्ञान ही बहुत सत्य है? जैसे कुछ लोग कहेंगे कि विज्ञान बहुत बड़ी, मैं देखो फिर आपको कह देता हूँ, मैं विज्ञान मैं भी जानता हूँ, ठीक है, विज्ञान मुझे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है विज्ञान को थोड़ा छोटा समझता हूँ। उसके पीछे रीज़न पता क्या है?
विज्ञान अभी कितनी पहुंची है, मुझे जरा ये बता दो, साइंस कितना जानती है? साइंस अभी मुश्किल से इंटरस्टेलर जो यूनिवर्स है, इतना ब्रह्मांड है, उसके अंदर प्लैनेट हैं, इतना सारे स्टार्स हैं, उसके आसपास प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी हैं, और फिर उसमें गैलेक्सी में यूनिवर्स होगा, फिर मल्टीवर्स होगा, कितना ब्रह्म ज्ञान अभी तुम्हारा विज्ञान जाना है। इसलिए तुम्हें मैं अंधेरे कमरे में बैठा लेना, फिर तुम कहें कि बताओ बाहर क्या दिख रहा है, तुम कहोगे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तुमने निकले कमरे से नहीं हो, कमरे में बैठे हुए हो और चिल्लाने लगे कि जो है हमें पता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये एक प्रकार की अनपढ़ता, इग्नोरेंस होगी, ठीक है। तो इसलिए जल्दबाजी में ऐसे नहीं बोला जाता है। फिर क्या बोलना है सर? ऐसे बोल दो कि अभी जितना हमें पता है उस हिसाब से हम इतना बता रहे हैं, ठीक है। हम यही तुम्हें बता रहे हैं, ज़्यादा कट्टर नहीं बनना है। जैसे बहुत से रेशनल बनेंगे, तर्कशील बनेंगे कि हमें तो सब पता है, समझ रहे हो। तो ब्रह्मांड तो जो है विज्ञान अभी बहुत छोटी है, ठीक है। उसको कितना पता है वो हमें भी पता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान बुरी है ना, हर चीज़ पे पहुँचने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आप धर्म में देखोगे, इसमें भी हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कई प्रकार के तरीके, भक्ति योग, वैसे किसी भी चीज़ पे पहुँचने के कई सारे मेथड होते हैं, समझ रहे हो। जैसे अब 1000 टॉपर से पूछो कि भैया तुम IAS कैसे बने, तो बताएंगे हम ऐसे बने, हम ऐसे बने। सबका अलग अलग तरीका है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पाथ है, अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हो, ठीक है। रोड एक जगह पहुंचने के लिए बहुत सारी रोडें होती हैं, रोड्स, ठीक है, रोडें नहीं। तो सर्ग समझ गए कि क्रिएशन के बारे में बताता है कि क्रिएशन कैसे हुई, ठीक है। प्रतिसर्ग का मतलब रिक्रिएशन कैसे हुई। जैसे आज भी आप देखोगे तो ब्रह्मांड बना नहीं है, बनने के प्रोसेस में है, अभी भी नहीं बना है, समझ रहे हो, अभी भी बन रहा है, और पता नहीं कब तक बनेगा, सवाल ये भी है। अगला है मानव वंतारा। ये क्या है? मानव वंतरा जो है, जैसे आप मनुस्मृति देखोगे, ठीक है, जिस पे जो है कई लोग काफ़ी एकदम चिढ़े रहते हैं, एकदम खुन्नस खाए रहते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ाएंगे। तो जैसे खुन्नस पता कौन खाता है? जिसने पढ़ा वाला कुछ नहीं है। अब देखो, जैसे तुम्हें अगर दुश्मनी करवानी है तो एक तुम्हें हम प्रवचन दे देंगे, एकदम आकर बढ़िया, एकदम तुम्हें लपेट देंगे करके। तो बस अगर तुम एक दिन पढ़ लो ना तो तुम्हारे अंदर कुछ रह ही नहीं जाएगा। तुम्हें पंडित हमेशा ये कहेगा कि इस्लाम ना पढ़ो, क्योंकि उसे पता है अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा उसमें लिखा क्या है, समझ रहे हो। उन्हें नफरत फैलानी है बैठ करके। कोई पुस्तक पढ़ लेने से तुम पापी नहीं हो जाते हो, पहली बात समझो हमारी। वो तुम्हें इसलिए कहते हैं कि तुम पढ़ो ना, और जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे अंदर नफरत वो विद्यमान रहेगी। जो वो बताएंगे जहरीला जहर उगलेंगे जा करके, वही तुम्हारे दिमाग में बैठेगा हमेशा। तो किसी पुस्तक में जहर नहीं होता है, किसी बुक में जहर नहीं होता है। जहर इंसानों के शरीर में होता है, ठीक है, जो अपने पॉलिटिकल पर्पज के लिए, अपने उद्देश्यों को साधने के लिए धर्म की आड़ लेकर के पाखंड, झूठ, ढिंडोरा जो है पीटते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला है वामसा। वामसा क्या बताता है? वामसा बताता है कि जो भगवान है, जो गॉड हैं, जो ऋषि हैं, उनकी जीनोलॉजी क्या है। जीनोलॉजी का मतलब उनके पूर्वज क्या रहे होंगे, फिर उन पूर्वज ने क्या बताया होगा, ठीक है, उनने क्या बताया होगा, ऐसे करके पूरा जो जीनोलॉजी है उसको बताता है वामसा। ये पुराणों की बात कर रहा हूँ। फिर पुराणों में क्या बताया जाता है? पुराणों में बताया जाता है वामसा अनुचरित। इसका मतलब क्या होता है? इसमें रॉयल डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि कैसे कैसे वंश आए, ठीक है। जैसे सूर्य देवता, ठीक है, जैसे सूर्यवंशी जो कुछ लोग होते हैं तो वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं कि हम सूर्यवंशी। कुछ चंद्रवंशी होते हैं, ठीक है, कुछ कौन होते हैं? चंद्रवंशी, ठीक है, तो चांद से अपना मानते हैं। अभी देखिए, जब मैं आपको राजपूत पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ जो राजपूत थे, राजा थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, कुछ चंद्रवंशी मानते थे। तो अपनी अपनी जो है बातें हैं, हालांकि होना कुछ ना है, ठीक है, मारे सबके। तो ट्रेडिशनली अगर बात की जाए तो पुराण जो है वो कंपोज किए गए थे किसके द्वारा? व्यास के द्वारा। ये व्यास कौन है? आपने वेद व्यास का नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी थी बताओ? वाल्मीकि का नाम सुना होगा, ठीक है। तो पुराण जो लिखे गए हैं वो व्यास के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, महर्षि वेद व्यास। और इन्होंने ये स्वीकार किया है कि 4 युग होते हैं। क्या होते हैं? 4 युग होते हैं, जिनको हम कहते हैं महायुग, ठीक है। जब आपसे कोई कहे कि महायुग का मतलब क्या होता है तो सिंपल से मुंह पे मार दो फेंक के, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जो है इनको मिला करके महायुग कहते हैं। अच्छा सर, अगर मान लो आपसे कोई कह दे कल्प क्या होता है? कल्प, तो कल्प का मतलब होता है जहाँ पे 1000 महायुग मिल के जो है कल्प का निर्माण करते हैं, ठीक है।
और हर कल्प में 14 मानववंतार होते हैं। क्या होते हैं? 14 मानववंतार होते हैं, 14 हर कल्प में। फिर एक बार समझ लो, सतयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये चारों को मिलाकर महायुग कहते हैं। 1000 महायुग को मिलाकर के कल्प बनता है, और हर कल्प में 14 मानव वंत्र होते हैं। ठीक है, जो ये 14 जो मानव वंतरा है ना, इनको किसने लिखा है? ये उसका जो है एक स्पेसिफिक मनु होता है। ठीक है, जो ये 14 मानव वंतरा हैं, तो कितने मनु हुए? 14 मनु। इन लोगों ने जो है इसको प्रिसाइड किया है। हर मानव वंतरा से रिलेटेड एक मनु होता है, और एक युग खत्म होता है तो दूसरा युग आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। और धर्म की हमेशा, जैसे नहीं उसमें लिखा है कि क्या, भगवत गीता में शायद लिखा है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो, क्या पहली लाइन है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां तत्, ऐसे जो है कुछ करके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो धर्म की विजय, मतलब धर्म जब भी खतरे में पड़ेगा तो कोई जन्म लेगा। ठीक है, ऐसी बात है। पुराण की अगर बात की जाए तो पुराण जो है फर्दर 18 महापुराणों में बांटा गए हैं। कौन कौन से? 18 महापुराण है। ठीक है, जैसे आपके आसपास हमेशा अक्सर एक पुराण का गायन होता भागवत पुराण। ठीक है, तो वो यही होता है, यही पुराण होते हैं, जिसमें से एक भागवत पुराण का अक्सर जो है 7 दिन की जैसे कुछ बैठती है। ठीक है, तो उसमें कुछ बातें पंडित जी बताते हैं। ठीक है, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, यही भागवत पुराण, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, अच्छा, भागवत पुराण और भगवत गीता, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक से मिला के बता देते हैं, भैया ये पुराण है, हिंदी में समझो। ऐसे ऐसे लोग इसमें भी करते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस, ठीक है, एक तुलसीदास जी की है, एक और है, तो उसमें भी जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले इतना ही समझ लो, बेसिक फर्क समझ लो। ठीक है, अलग अलग मामला होता है। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण। अच्छा, मत्स्य पुराण जो है एक मत्स्य न्याय होता है। मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय का मतलब होता है अराजकता फैला दो। ठीक है, मतलब कुछ भी न्याय नहीं है, मारो कुटाओ, काम खत्म करो, खेल खत्म करो, मत्स्य न्याय इसको कहते हैं। इस शब्द को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अच्छा सबसे छोटा पुराण कौन सा? अच्छा पहले पुराण देख लो, कुर्मा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण। इतनी बात समझे भाई? इसमें सबसे छोटा पुराण कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, और सबसे बड़ा भागवत पुराण है। और भी जो है उपपुराण भी हैं, इनके भी जो है पुराण के पुराण उपपुराण बना दिए। ठीक है, कुछ पुराण हैं जैसे ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंशा पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण। ठीक है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्टोरिकल डायनेस्टी के बारे में। पुराणों से भी हमें जो है हिस्टोरिकल डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके हरण्यका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड तक ये पुराणों से हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि उसी समय लिखे जा रहे हैं भैया। वेद पहले लिखे गए, बाद में पुराण लिखे गए। तो ये डिटेल अकाउंट बताते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में, माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, कल जो है आगे देखेंगे कहानी। फिलहाल कहानी को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज ये पहला पार्ट था, कल दूसरा पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक कर देना। धन्यवाद।